जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है। हमने बायोलॉजी की कई सारे क्लासेस देख ली हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगली क्लास में हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे। क्योंकि ऐसा हो गया कि एक क्लास में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मुझे भी लगा कि आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्से में कर दिया। ठीक है। और क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि सुविधा इसी में है कि हम इसको 2 हिस्से में रखते हैं और इसलिए मैंने फिजियोलॉजी को 2 पार्ट में कर दिया है। एक में 4 चैप्टर और अगले में हम 4 चैप्टर और कंप्लीट करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। जितना आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको डिलीवर करूँगा। और क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं और जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये क्लास सीजीएल टीयर 2 के लिए तो है ही है। उसके अलावा जो बच्चे सीडीएस, सीपीओ या 2026 में कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो आप उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं सबसे पहला जो ह्यूमन का फिजियोलॉजी का सिस्टम है। देखो, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन में जो सिस्टम चल रहा है, चाहे वो डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, सर्कुलेशन का हो, जितने सिस्टम है, ठीक है, जिससे हमारी दिनचर्या की क्रियाएं पूरी होती हैं शरीर में, उन सारी क्रियाओं के मिलन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब एक एक करके हम सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं। सबसे पहली क्रिया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है। चलो, नाम से ही पता चल रहा है डाइजेशन। डाइजेशन यानी पाचन तंत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आप हमें बताओ कि पाचन तंत्र क्या होता है या पाचन क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है पाचन का मतलब कि तुम जो खा रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पे तुमने रोटी खाई या चावल खाया, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे ब्लड में वही रोटी और चावल तैर रहा है? ऐसा नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, मतलब वो टूट रहा होगा। तो जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो मिनरल्स हैं, जो कण हैं, उसको टूट करके, ठीक है, टूट करके एनर्जी मिलता है। जिससे एनर्जी मिलता है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में बड़े से छोटे कणों में तोड़ देता है और बाद में उससे हम एनर्जी मिल जाती है, उसको हम ये कह देते हैं। चलो अब थोड़ा समझते हैं और एक एक करके हम इसके प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में। डाइजेशन के प्रोसेस में, जिसको हम हिंदी में पाचन की प्रक्रिया कहते हैं, इसमें 5 स्टेप में मैंने बांटा हुआ है। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, चौथा पांचवा है इजेशन। सर इंजेशन क्या होता है? देखो, नाम में इन लगा है, तो इन का मतलब अंदर। क्या अंदर कर रहे हो? भोजन। तो जब आप भोजन को अंदर करते हो, वहां से क्रिया ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। पहला स्टेप तो वो हो गया। दूसरा ये है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है? मैंने बताया था डाइजेशन का मेन मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो मोटा मोटा मटेरियल आपने खाया है, उसका सिंपलर फॉर्म में टूट जाना, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। जैसे आपने जो खाया, जैसे मान लो चावल खा रहे हो, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो टूट करके कार्बोहाइड्रेट में बदल जाए। ठीक है। तो उसको हम डाइजेशन कह देते हैं। अब जो टूटा हुआ है वो घुल जाए, ठीक है, वो क्या कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम देखेंगे अभी आगे, वहां जाकर के वो घुल जाता है, उसमें से न्यूट्रिशन निकल जाता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक है। अब जो घुल गया है, जो न्यूट्रिशन मिल गया है, उसको शरीर के हर सेल तक पहुंचाना है। ये प्रक्रिया भले ही पेट में हो रही हो, ठीक है, लेकिन हमारे पैरों को भी जरूरत है, हाथ को भी जरूरत है, दिमाग को भी जरूरत है, शरीर के हर अंग को इस एनर्जी की जरूरत है। तो एसिमिलेशन में ये होता है कि जो पार्ट, जो न्यूट्रिशन मिला है, उसको शरीर के हर सेल तक, हर कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। अब इस प्रोसेस के दौरान जब आप जूस निकालते हो, देखा होगा आपने, तो होता क्या है कि संतरे का जूस हो या अनार का जूस हो, तो जब आप जूस निकालते हैं, एक साइड जूस निकलता है और एक साइड उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को इस केस में हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचा नहीं है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसको हम इजेशन कह देते हैं। तो ये पांचवा प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में त्याग कह देते हैं। ठीक है। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में ना जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो मेन अंग हैं आपके, वो कौन कौन से, जरा समझिएगा। सबसे पहला है माउथ, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम आता है। माउथ की अगर हम बात करें, तो माउथ जो होता है, वहां से खाना हम लेते हैं और माउथ के अंदर होता है दांत और सलिवरी ग्लैंड, कई सारी चीजें होती है कि करके हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ छोड़ दो, यहाँ से देखते हैं। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले माउथ, दूसरा नाम है इसका ओरल कैविटी। ठीक है। जो आपके कैविटी दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, मुंह खोलो तो उसमें जगह दिखती है ना, खाली जगह, तो उसको हम कैविटी कह देते हैं और इस स्पेस को ओरल कह देते हैं। तो ओरल कैविटी कहलाता है।
पहली बात, 2-3 बातें ही यहाँ से याद रखनी। पहला ये कि यहाँ से डाइजेशन यानी पाचन तंत्र की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये है कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे मुंह में लार्वा होता है, सलाइवा होता है, लार टपकता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। उस सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम, या दूसरा उसी का नाम है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। दोनों एक ही एंजाइम का नाम है, स्टार मार्क कर लो, ये पूछा गया है, ठीक है। तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे सलाइवा में। ये करता क्या है कि जो तुमने खाना खाया सबसे पहले स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। तो मान लो अगर स्टार्च अंदर जा रहा है तो स्टार्च को ये तोड़ करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, पहला काम ये करता है। तो यहाँ से दो सवाल निकल के आते हैं। पहला ये कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो माउथ में, ओरल कैविटी में। दूसरा ये कौन सा बायोमोलिक्यूल है, कौन सा ऐसा केमिकल है फूड से जो मिल रहा है जो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, टूटता है? तो वह है स्टार्च। अगर आप ऑप्शन में दे दे स्टार्च है, प्रोटीन है या कुछ और दे दे, तो आप सबसे पहले लगाओगे स्टार्च, ठीक है, जो सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब माउथ के बाद ये चला जाता है कहाँ पर? ये जाता है आपके ईसोफेगस में। कहाँ जाता है? ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस ये फूड पाइप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले ये माउथ है, उसके बाद ये आ गया, ये पाइप जो आपको दिख रहा है इसको हम ईसोफेगस कह देते हैं, ठीक है। सॉरी, माउथ के बाद पहले फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, वही इस पूरे इसोफेगस को हम फूड पाइप कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर लिखा होगा सारे पार्ट्स में कैसे कैसे ट्रेवल करता है। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट्स का नाम, सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। याद रखने का तरीका है एमपी ओस, ठीक है, एमपी ओस SLA, एमपी ओस SLA, एमपी ओस SLA। एमपी मतलब माउथ, फिर जाता है फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में, फिर जाता है स्टोमक में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस में। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। यही सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखा जैसे आपने कि खाना पहले कहाँ स्टार्ट हुआ पचना? वो स्टार्ट हुआ माउथ में। अब माउथ के बाद ये जाता है इसोफेगस से होता हुआ, जो फूड पाइप आपने देखा, एक नली लगी हुई है आपके गले से लेकर के जो पेट तक पहुंचाएगा इसको, ठीक है। तो पेट तक जाता है, स्टोमक तक जाता है, ठीक है। अब इस रास्ते में जिसको हम इसोफेगस या फूड पाइप कह रहे हैं, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है, स्टार मार्कर, ठीक है। और तुम्हें पता है यहां से जो मूव कर रहा है खाना, यहाँ जो मूवमेंट होता है इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह देते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का है मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि जो अर्थवर्म होता है वो कैसे चलता है, अर्थवर्म ऐसे लंबा है, ठीक है। तो ऐसे पहले एक बार सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद ऐसे सिकुड़ता है और फिर इसको आगे की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो वैसे ही खाना जो है इसमें इसके आसपास के मसल आपस में दबते हैं और उसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह देते हैं। ये कहाँ होता है? इसोफेगस यानी फूड पाइप में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको ये बात भी पता है कि माउथ में, हमारे मुंह के अंदर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टीथ, टीथ यानी दांत। तो दांत में 4 तरह के दांत होते हैं, ये भी यही लगे हाथ खत्म कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। काम के हिसाब से इनके फंक्शन के आधार पर इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला आ जाता है इंसीजर। इंसीजर, ये जो 4 दांत आप देख रहे हो ना, आगे के मेन सेंटर के 4 दांत, ठीक है, 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। तो ये 8 दांत जो कहलाते हैं, जिसको आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? कतरने के लिए या किसी चीज को कट करने के लिए, ठीक है। मेनली इसका इस्तेमाल काटने के लिए इस्तेमाल करते हो, खाना वगैरह को। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 इंसीजर होते हैं हमारे मुंह में। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। केनाइन की बात करें तो जस्ट इन 4 के बाद एक यहाँ पर देखोगे ऐसे होता है, थोड़ा सा तीखा दांत होता है। ये कई लोगों में डेमन टीथ इसको कहते हैं हम, क्यों? क्योंकि थोड़ा तीखा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम केनाइन कह देते हैं। 2 ऊपर होता है दोनों साइड और 2 नीचे होता है नीचे साइड। तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं केनाइन, ठीक है। ध्यान रखना है ये जो केनाइन है, जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे जो मांस खाने वाले हैं, शिकार करने वाले जीव जंतु, जैसे शेर, बाघ, ठीक है, ये सब है, इनमें केनाइन जो होता है वो काफी बड़ा होता है। आपने देखा होगा साइड वाला जो दांत होता है, जैसे पहले हिंदी के फिल्मों में दिखाया जाता था, राक्षसों का होते थे ये चीड़, किसी को पकड़ के वो चीड़ देते थे, तो वैसे ही होता है केनाइन, ठीक है। अब हमने ये 4 देख लिया, फिर 5वां देख लिया। इसके जस्ट पीछे होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर भी क्या होता है? 2 इस साइड होता है, 2 इस साइड होता है, देख सकते हो आप, दोनों साइड होते हैं। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। तो प्रीमोलर जो होता है ये 8 होता है, और ये काम आता है क्रश करने को, किसी चीज को क्रश करने में, ठीक है, यानी कुचलने में, उसको पीसने में काम करता है। और केनाइन जो है वो चीड़ने में काम करता है, फाड़ने में काम करता है, ठीक है। अब प्री मोलर के पीछे होता है मोलर, ठीक है। तो मोलर आप देख सकते हो 1 2 3 इधर
1 2 3 इधर, तो 3 3 6 ऊपर में और 6 नीचे में। तो सबसे ज्यादा मोलर होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इनमें सबसे जो पीछे वाला होता है ये होता है विजडम टीथ। क्या होता है? विजडम टीथ, जिसको हम कहते हैं अकल दांत। क्या कहते हैं? अकल दांत, जो कि कब आता है? उम्र एक एज होने के बाद आता है। ठीक है, इतने बात समझ गए। अब इसको लिखने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डेंटल फॉर्मूला कह देते हैं। यहां पर देखो कैसे लिखा जाता है। ये सीक्वेंस होता है ICPM। कैसे याद रखना है? ICPM। आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। ये लिखने का तरीका होता है। आपने देखा क्या? इंसीजर कितना था? 4 था। 4 था, ठीक है। तो 4 ये हो गए, 2 2 4। कैनाइन कितने थे? 2 थे, ठीक है। मतलब एक साइड की बात कर रहे हैं, एक जॉ की बात कर रहे हैं हम, एक अपर वाले की। तो 2 ये हो गए। और प्रीमोलर कितने थे? 4 दूना 8, एक साइड में 4 थे। मोलर कितने थे? एक साइड में 6 थे। अब इनको 2 से गुणा कर लो। कैसे? 2 से गुणा कर लो। लिखने का तरीका ये है, ये टोटल 4, 2 4 6। अब इनको 2 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? तो 4 ये, 2 ये और 4 ये, 6। 4 2 8, 8 4 12, 12 6, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 गुणे 2 कितने हो गए? 32। तो टोटल 32 दांत होते हैं ह्यूमन में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब ह्यूमन के दांत के बारे में बात करें तो 2 3 बातें और। जैसे थिकोडोंट होता है, डाइफायोडोंट होता है, हेटेरोडोंट होता है। सर ये क्या ग्रीक भाषा बोल रहे हैं आप? कुछ ग्रीक नहीं बोल रहा हूँ, समझो। थिकोडोंट का मतलब होता है कि जब दांत किसी सॉकेट में हो। किसमें हो? सॉकेट में। तुम्हें पता है ना कि हमारे दांत के नीचे एक मांस का सॉकेट होता है। जब टूट जाता है तो दिखता है कि वहां पर ऐसे खाली डब्बा था और उसमें ये दांत निकला हुआ था। जब सॉकेट में होता है तो उसको हम थिकोडोंट कह देते हैं। दूसरा डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब जब दांत 2 सेट में हो। 2 सेट मतलब जैसे हमारा एक बार मिल्क का टीथ आता है, दूध का दांत, वो टूटता है तो फिर परमानेंट टीथ आता है। तो 2 बार दांत आने को हम डाइफायोडोंट कहते हैं। इसमें भी नाम में ही 2 है। हेटेरोडोंट का मतलब है अलग अलग प्रकार के दांत। जैसे हमें देखे ना कि 4 प्रकार के दांत हैं, तो इसको हम हेटेरोडोंट कह देते हैं। समझ आ गई बात? चलो, अब थोड़ा जीभ के बारे में देख लेते हैं, तब पूरा ओवरऑल कैविटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीभ की बात करें, अंग्रेजी में टंग जिसको कह देते हैं, तो इसका मेन काम क्या होता है? टेस्ट करने का, मिक्स करने का, खाने को निगलने का और बोलने का। ठीक है, 4 5 काम में मेनली हेल्प करता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है टेस्ट बर्ड से क्वेश्चन। तो हम टेस्ट बर्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं। टेस्ट बर्ड क्या होता है? टेस्ट बर्ड यानी स्वाद ग्रंथियां कहते हैं, स्वाद स्वाद कलियां जिसको कहते हैं। ये वो होता है कि तुम्हारे जीभ के ऊपर ना छोटे 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 ऐसे 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 डॉट्स 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 डॉट्स, दाने 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 होते होते हैं। ये बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं। इनसे स्वाद का पता चलता है। जो भी तुम खा रहे हो ना, अगर ये कलियां इस पर से खत्म हो जाए दवाई के कारण, कई बार कुछ दवाई लेते हो आप बुखार वगैरह के, तो उसमें ये डैमेज हो जाती है और आपको स्वाद का पता नहीं लगता। ठीक है, तो टेस्ट बड क्या होता है? मेनली स्वाद, खाने के स्वाद को बताने के लिए टेस्ट बड होता है। अब आपसे पूछा जाता है कौन सा टेस्ट बड, मतलब किस साइड का टेस्ट बड कौन से टेस्ट को दिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछ ले कोई कि स्वीट के लिए किधर साइड टेस्ट होता है, तो स्वीट के लिए जो आपका टिप है ना, ये देख सकते हो, टिप टिप माने एकदम आगे वाला पोर्शन जो है जीभ का, वहां पर मीठे का टेस्ट आता है, पीछे नहीं आता। हमेशा आगे वाले पोर्शन में मीठे का टेस्ट आता है। सॉल्टी नमकीन का टेस्ट कहाँ आता है? तो साइड साइड में, ये देख रहे हो, आगे के साइड साइड में सॉल्टी टेस्ट आता है। खट्टा टेस्ट कहाँ आता है? पीछे के साइड साइड में, देख रहे हो, पीछे के साइड साइड में, जिसको साइड ऑफ टंग्स कह देते हैं। पीछे के साइड साइड में क्या आ जाता है? सावर यानी खट्टा टेस्ट आता है। और सबसे पीछे में यहाँ आता है बीटर यानी कड़वा टेस्ट। ठीक है, यूमामी टेस्ट होता है वो बीच में आता है, सेंटर में आता है। चलो, अब हमने ओरल कैविटी देख लिया, खाने को इसोफेगस से आगे पहुंचा दिया, तब हम आ जाते हैं स्टोमक में। तो मेन ऑर्गन हो जाता है स्टोमक यहाँ से। ठीक है, स्टोमक यानी जिसको आप क्या कह देते हो? अमाशय कह देते हो, पेट कह देते हो। तो स्टोमक में जो मेन मेन बात है वही समझना। स्टोमक में निकलता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दीवारों में लगे होते हैं। तुम्हारा जो पेट है उसके दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड लगे हैं। इन ग्लैंड में से तुम्हें पता है ग्लैंड क्या है? नल है। अब नल से क्या निकलता है? कुछ जूस निकलते हैं। तो एक जूस निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में जठर रस कह देते हैं, जिसके पीएच कितना होता है? कई जगह 1.5 से लेकर के 3.5 के आसपास में होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम मिलते हैं। कौन कौन से? पीआर, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन मिलते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन का क्या काम है? ध्यान रखना है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। और रेनिन का काम है मिल्क को तोड़ना। ठीक है, मिल्क को पचाने में रेनिन हेल्प करता है, खास करके बच्चों में। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तो ये 2 एंजाइम कहां पर मिलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलते हैं, स्टोमक में मिलते हैं। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है एक और चीज प्रोड्यूस करता है,
क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस। जो आपको पता है कि आपके पेट के दीवार में म्यूकस का एक लेयर होता है, ऐसे 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 दीवार को घेरा रहता है। क्यों लेयर होता है? क्योंकि आपके पेट के दीवार में एक और सेल पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। क्या नाम है? ऑक्जेंटिक सेल। यहीं से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण हमारे पेट का जो एनवायरमेंट होता है अंदर का, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है काफी ज्यादा, और इसका पीएच तकरीबन 1.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो जो भी आपने खाया यहाँ पर गलाने में ये मदद कर देता है। अच्छा, पेट को कैसे बचाता है? तो यही म्यूकस पेट के दीवारों में चिपका हुआ होता है, उससे एसिड से वो बचा लेता है। और ये एसिड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी हो जाती है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, एंटासिड लगाते हैं। एंटासिड खाने के लिए खाते हैं, उसमें क्या रहता है, इसमें बेस लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बेस होते हैं। समझ आ गई बात? ये मैं बता चुका हूं वैसे पहले केमिस्ट्री क्लास में, इसलिए मैं नहीं बता रहा यहाँ डिटेल में। अब आ जाओ आगे। जो खाना है स्टोमक के बाद जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये जो स्मॉल स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, उसके बीच में एक मसल होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल, वही इसको कंट्रोल करता है यहाँ से यहाँ भेजने में। अब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत कह देते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको? छोटी आंत कह देते हैं। ठीक है, छोटी आंत कह देते हैं। नाम इसका छोटा है लेकिन होता सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जाता है। दूसरा ये कि जो हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स मतलब जो घास फूस खाने वाले जीव जंतु, जैसे गाय भैंस ये सब, इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें पचाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, कार्निवोर्स में थोड़ा छोटा होता है। और एक और बात, ये सारे जो जितने पॉइंट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारे के सारे स्टार मार्कर पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन, पूरा का पूरा पाचन यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और साथ ही साथ पेंक्रिया और लीवर से कुछ लिक्विड, कुछ सिक्रेशन निकल के आते हैं, कुछ फ्लूइड निकल के आते हैं, वो भी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। हम देखेंगे कैसे। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, DJI। इसमें DJI में, ठीक है, डी से ड्यूडेनम, जे से जेजुनम, ई से आई से इलियम। ये बिल्कुल यही सीक्वेंस होता है। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो है ड्यूडेनम। यही ड्यूडेनम पार्ट है जो किससे, स्टोमक से क्लोज होता है, स्टोमक के पास में होता है। तो स्टोमक से सबसे पहले खाना यहीं पर जाता है। ठीक है, हाँ चलो। तो ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है, इसमें आता है क्या, पेंक्रिया और लीवर का सिक्रीशन। ठीक है, लीवर और पेंक्रिया से जो भी लिक्विड निकल रहे हैं, वो जूस निकल रहे हैं, वो सब ड्यूडेनम में आते हैं। ठीक है, पेंक्रिया से क्या निकलता है, पेंक्रेटिक जूस, नाम से पता चल रहा है। ये पेंक्रेटिक जूस कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है, बेसिक होता है। अब इस पेंक्रेटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, तो ताल पाया जाता है। पेंक्रिया ताल बजाता है, याद रख सकते हैं, पेंक्रिया ताल बजाता है। ताल से, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, एमाइलेज का काम है स्टार्च को तोड़ना, और लाइपेज का काम है फैट को तोड़ना। ध्यान रखना है आपको, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और इसमें भी इन है, इसमें भी इन है, तो इससे याद रख सकते हो। एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज किसको, स्टार्च को, और लाइपेज फैट को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, अब लीवर का भी जूस निकल के आता है। लीवर से जो जूस निकल के आता है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। इसका मेन काम है फैट को तोड़ना। क्या नाम है, काम है इसका, फैट को तोड़ना। और फैट तोड़ने की प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। एक और बात याद रखना कि इस लीवर में एक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आते कहां से, तुम्हें बता दूं मैं। जो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हमने ब्लड के क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उस हीमोग्लोबिन के पास एक पार्ट है जिसका नाम है हीम पार्ट। हीम पार्ट में क्या था, हमने देखा था आयरन प्रेजेंट था, और यही आयरन ऑक्सीजन को कैरी करके सब जगह पहुंचा रहा था। याद आ रहा है, ध्यान दो। तो जब ये टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होकर के कहाँ चला जाता है, लीवर के पास चला जाता है। और लीवर जब ये जूस निकालता है, बाइल जूस, तो उसी जूस में ये दोनों भी निकल के आ जाते हैं। अगर उसमें ये बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है तो जॉन्डिस होता है आदमी में, और आदमी का कलर पीला पड़ जाता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें तो जेजुनम, पहला डी, दूसरा जे, तो जेजुनम। जेजुनम में क्या हो जाता है, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से डाइजेशन खत्म हो गया और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो खाना टूट करके अलग हुआ है, जो भी उसमें से मिनरल निकला, अब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, सोखा जाएगा। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या मिलता है, ईएमएस लीला। ईएमएस लीला, उसमें क्या था, पेंक्रेटिक जूस और
बाइल जूस। यहाँ पर क्या आता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, ईएमएस लीला। ईएमएस लीला मतलब इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, और लीला से लाइपेज और लैक्टेज। इरेप्सिन का काम है प्रोटीन का तोड़ना, इसमें भी इन है, इसमें भी इन है, तो ऐसे याद रख सकते हो। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, सुक्रेज स्टार्च को तोड़ता है या सुक्रोज को तोड़ता है, ठीक है। लाइपेज फैट को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है। ये तो आसान याद करना। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कहां से सीक्रेट किया जाता है, जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों पर, उससे ये निकल के आता है, ठीक है। चलो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट होता है, वो होता है आई। आई यानी इलियम। इलियम में क्या हो जाता है, यहां से एब्जॉर्प्शन बंद स्टार्ट होता है। स्टार्ट कैसे हो जाता है, सॉरी, एब्जॉर्प्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लगे हुए हैं। विलाई यानी ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे उसमें स्ट्रक्चर दिखते हैं अंदर से। तो वो क्या करते हैं, जो खाने से मिनरल निकला उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और यहाँ से एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है। एसिमिलेशन मतलब हर सेल में पहुंचाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। खाना बन गया है, चलो भाइयों खाना तुम्हें खिलाने का समय आ गया है, तो सबको भेजना शुरू हो जाता है। और जो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है वो सीधा भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एक बात और याद रखना है, जो खाने का रूप पेट में आता है उसको हम काइम कहते हैं। काइम, ठीक है। काइम कहां पर होता है, स्टोमक में, ठीक है। और जो खाने का रूप टूट करके कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसको हम कह देते हैं क्या, काइल। क्या कह देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल। याद रखना आपको, जैसे आपने रोटी खाया है, वो थोड़ा घुला होगा पेट में जाकर के, तो जितना घुल गया उस फॉर्म को कह देते हैं, उस रूप को काइम कह देते हैं। याद रखने का तरीका इसमें एम है, स्टोमक में भी एम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हो जाता है तो और ज्यादा घुल जाता है, तो वहां घुल करके कहलाता है काइल, जिसका इसमें एल लगा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एल लगा है, तो याद रख सकते हो आप, ठीक है। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अब हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का हिंदी क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या होगा, पहला तो ये कि जितने अनएब्जॉर्ब्ड फूड हैं, जो खाने एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, उन सबको यहाँ भेज दिया जाता है कि भाई लो यार अब हमारा काम हो गया, तुम रखो ये सारा कचरा। यस, लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देता है, कहता है कि देख लेता हूं मैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का पूरा एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये स्टार मार्क कर लो। पानी का, वाटर का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। पानी को पूरे रूप से सोख लिया जाता है। अब जो कचरा बच गया वो भेज दिया जाता है एनस के थ्रू बाहर, ठीक है। बाहर भेज दिया जाता है, जिसको हम डेफिकेशन कह देते हैं, जिसको तुम पोटी कहते हो, ठीक है। और वो जो जिससे निकलता है उसको हम एनल स्फिंक्टर कह देते हैं। जो मसल कंट्रोल करता है इसको, उसको हम एनल स्फिंक्टर कह देते हैं। एनस के थ्रू निकल जाता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अब यहाँ पर देख लो, कुछ ये समरी है। समरी इन केस की, जितने तुमने ग्लैंड पढ़े हैं उन सबके बारे में यहाँ लिखा है। सेलेब्री ग्लैंड कहाँ से निकलता है, सलाइवा में, और वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ निकल रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या होता है, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस, ये सारी चीजें होती हैं। वो डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन कराता है। लीवर से क्या निकलता है, बाइल, ये फैट को तोड़ता है, एमल्सिफिकेशन कराता है। पेंक्रिया से निकलता है पेंक्रेटिक जूस, इसमें एमाइलेज, ताल बजाता है ये, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सारी चीजें कराता है। सारी बातें मैंने आपको बता दी, वही सारी यहाँ लिखी हुई हैं। और यहाँ देख सकते हो कुछ जूस होते हैं, सलाइवा में जो जूस होता है उसमें एंजाइम होता है, कौन सा, एमाइलेज, उसका काम। गैस्ट्रिक में जो जूस होता है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो, जैसे जो आपका दांत है, दांत उसका बाहरी परत बना हुआ है इनामेल से, ठीक है। उसके बाहरी परत को इनामेल कहता है, जो कि सबसे मजबूत पार्ट में से एक होता है। जो किसका बना हुआ होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है। और हाइड्रोक्सी एपेटाइट, मेनली हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक रूप है, ठीक है। उसी का ये बना हुआ है। लीवर की बात करें तो लीवर पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। खाना, ये भी पूछा गया आपसे एग्जाम में, स्टार मार्क कर लो। जो खाना बनता है उसको स्टोर किया जाता है दो फॉर्म में। एनिमल में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, और प्लांट में स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में। जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे होता है ना कि तुम्हारे यहाँ जब अनाज आता है, मान लो 5 किलो चावल आ गया, तो क्या तुम सारा चावल एक दिन बना लेते हो, या सारा आटा एक दिन बना लेते हो, नहीं बनाते ना। जितना जरूरत होता है तुमने इस्तेमाल कर लो, जो बच जाता है उसको स्टोर करके रख लेते हो। वैसे ही हमारा शरीर करता है कि जितना एनर्जी आया है इसके पास, जितना काम का है इस्तेमाल करना उतना कर लेता है, और बाकी को स्टोर कर लेता है। जो स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। जब जरूरत होती है यही टूट करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और एनर्जी दे देता है, ठीक है। प्लांट में, एनिमल में, और प्लांट में स्टार्च वही सेम काम करता है। पेंक्रिया लीवर के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और इसमें एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसका पार्ट है, तो पेंक्रिया का पार्ट है। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका खोज एक तो किया था लैंगरहैंस नाम का साइंटिस्ट ने, इसलिए उनके नाम पर इसको रख दिया गया।
इसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक का नाम है अल्फा सेल, एक का नाम है बीटा सेल, दूसरे का नाम है गामा सेल। अल्फा सेल में होता है ग्लूकागन। अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागॉन रिलीज करता है, और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है, और गामा सेल सोमैटोस्टेटिन रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, वो दोनों देख लो आप। ठीक है, यहां देखो इंसुलिन सबसे पहले बेंटीन और बेस्टनेस के बारे में पता किया था, और इंसुलिन की बात करें तो इसका मेन काम है जो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है एक्स्ट्रा, उसको स्टोर करके ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, तो ये हो गया, और ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकागॉन क्या हो जाता है ना, ठीक है, ग्लूकागॉन ये ग्लाइकोजेन को, जो ग्लाइकोजेन कन्वर्ट हुआ है जो जमा है, उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब इंसुलिन का मेन काम ये है, जब ब्लड में शुगर बढ़ जाए, शुगर मतलब ग्लूकोज, ब्लड में शुगर ऐसे चीनी नहीं जा रहा है, ग्लूकोज तैर रहा है, तो उसको जमा देता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। और जब ज्यादा हो जाता है, जब कमी पड़ जाती है, तो ग्लूकागॉन काम करता है और इसको तोड़ करके ग्लूकोज पूरे ब्लड में पहुंचा देता है। ये ध्यान रखना है। अब अगर मान लो इसकी कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, घट जाएगा तो भी होता है, लेकिन जनरली बढ़ने में होता है। तो डायबिटीज होता है। डायबिटीज में कई बार पूछ लेते हैं सबसे सीवियर, सबसे खतरनाक कौन होता है, तो डायबिटीज मेलिटस होता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो डायबिटीज मेलिटस वाला। ग्लूकागॉन मैंने बता दिया आपको। अब देखो, दो तरह के ब्लड शुगर होते हैं जो एबनॉर्मल ब्लड शुगर है, एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, दूसरा होता है हाइपोग्लाइसेमिया। जब तुम्हारे ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, हाई ब्लड शुगर, ठीक है, तो उसको हम हाइपर कह देते हैं। और अगर ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाए, जनरली 70 mg से कम मिले ब्लड में, तो हाइपोग्लाइसीमिया। नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल होता है फास्टिंग के बाद, मतलब खाली पेट अगर तुम चेक कराओ बिना खाए पिए, तो 100 mg पर डेकालीटर से कम, और खाना खाने के बाद 140 mg पर डेकालीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज होता है आपके ब्लड शुगर का। एक दो बातें और जान ले एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बता दिया कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में स्टार्ट होता है, कंप्लीट कहाँ होता है आकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट डाइजेशन कहाँ होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि वहां आता है बाइल जूस। विलाई मैंने बताया आपको कि वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करा देता है, और मेन काम वही होता है, और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से पहला चैप्टर खत्म, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो। चलिए, श्वसन तंत्र देखते हैं। खाना हमने बना लिया, अब सांस लेते हैं। चलो, सांस लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। अब ये क्या करता है, ये गैस जाता है, और जो खाने से एनर्जी मिल रही थी उसको पचाने में, उसको तोड़ने में, और उससे एनर्जी निकालने में मदद करता है, सिंपली। ठीक है, अब सीक्वेंस आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले जो आप सांस लेते हैं वो कहां से कहां तक पहुंचता है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले नेजल कैविटी, जो नाक वाला है, नॉस्ट्रिल जिसको हम कह लेते हैं, कई बार नॉस्ट्रिल लिखा होता है, नॉस्ट्रिल मतलब नाक का छेद। तो नाक के छेद से, नॉस्ट्रिल से होता है वो, सबसे पहले जाता है फेरिंग्स में, फिर जाता है लैरिंग्स में, फिर जाता है ये ट्रैकिया में, फिर उसके बाद जाता है ये ब्रोंकस में, फिर जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और फिर आपके एल्वियोलाई या लंग्स में चला जाता है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपसे इसका सीक्वेंस कैसे याद रखें, क्योंकि आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नरपत लाल तुम भी बोलो, नरपत लाल तुम भी बोलो। एन से नेजल कैविटी या नॉस्ट्रिल, पी से हो गया आपका फेरिंग्स, एल से हो गया लैरिंग्स। यही लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ये सीक्वेंस है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाता है। फिर तुम भी बोलो, टी से ट्रैकिया, बी से ब्रोंकस, और बी से ब्रोंक्यूल, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, और एल से लंग। या तो लंग दिया होगा या एल्वियोलाई दिया होगा, तो सबसे लास्ट में एल्वियोलाई आ जाएगा। एल्वियोलाई क्या हो जाता है, लंग्स में ये ऐसे जो नली आपको दिख रही है, इसमें जो एक सबसे लास्ट में जो एक ऐसा दिखता है पोर्शन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर,
ठीक है, यहीं से सारे पार्ट में एक्सचेंज होता है, हम देखेंगे आगे कैसे होता है, इसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो यहाँ सारे पार्ट्स लिखे गए हैं, जैसे जैसे आप देख सकते हो नॉस्ट्रिल यानी नथुने, नथुने यानी नाक के जो छेद होते हैं उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ से हवा एंटर करती है नाक में, उसके बाद नेजल कैविटी जो नाक का स्पेस है वहां से होते हुए क्या हो जाता है, एक छन्नी लगी हुई है अंदर में, फिल्टर करता है वो नाक को, नाक में, और उसके बाद से क्या होता है, हवा को अंदर भेज देता है। सबसे पहले वो गले में जाता है, जिसको फेरिंग्स कह देते हैं, और ये कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, जो ऊपर में भी आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कि वहां भी फेरिंग्स था, यहाँ भी फेरिंग्स है। इसको बंद करने के लिए लेरिंग्स के ऊपर टोपी लगी होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एपिग्लॉटिस कह देते हैं। जो आप कहते हो ना यहाँ पर कंठ है, आपके गले में दिख रहा होगा कंठ, वो क्या है, टोपी लगी हुई है। जब आप खाना खा रहे हो और हवा सांस ले रहे हो तो दोनों एक साथ नहीं जा सकते, जब आप एक काम कर रहे हो तो एक को बंद कर देता है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। खाना जैसे आप निगल रहे हो उस समय उसको टोपी पहना देता है और सिर्फ खाना जाने देता है, हवा को रोक देता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो फेरिंग्स में क्या होगा, हवा गया, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बॉक्स भी कहते हैं, यहीं से आवाज निकलती है, जिसको स्वर यंत्र हिंदी में कह देते हैं। साउंड का प्रोडक्शन होता है यहीं से। इसके बाद मैंने बताया था आपको ट्रैकिया में जाता है, नरपत लाल से, ठीक है, नरपत लाल तुम भी बोलो, तो टी से ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या हो जाता है, सी शेप एक कार्टिलेज का ऐसे ऐसे रिंग होता है, बहुत सारा आपने देखा ऊपर में था, वहां से होते हुए नीचे को जाता है, नीचे जाता है तो आपने देखा कि ये रहा, कहाँ गया, ये लंग है। लंग के बाद जो सबसे मेन एक पाइप निकल रहा है, सबसे मेन जो ब्रांच निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कह देते हैं, ठीक है, ब्रोंकस। और इससे जो सेकेंडरी ब्रांच निकल रहा है इसको हम ब्रोंक्यूल कह देते हैं, ठीक है। और इस ब्रोंक्यूल के एंड में ऐसे गोले गोले से ऐसे ऐसे डिब्बे बने हुए होते हैं, देख रहे हो आप, इस डिब्बे को हम एल्वियोलाई कह देते हैं, सबसे लास्ट में वहां पर पहुंचता है। समझ आएगी बात। और इस एल्वियोलाई से क्या हो जाता है कि गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि मेन काम क्या है, हर कोशिका तक पहुंचाना। जैसे खाना बन गया था, तैयार हो गया था, कहां पर, किचन में, किचन यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह एरिया में। सांस बन लिया, यहाँ पर सारा गैस आ गया, इकट्ठा कहां पर हो गया, लंग में, लंग में भी कहाँ, एल्वियोलाई में। अब वहां से पहुंचाना कहां पे, हर सेल में। तो अब यही एल्वियोलाई से हर सेल में पहुंचाया जाता है, यहाँ पर मेन काम होता है, ठीक है। चलो, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। नाम से पता चल रहा है कि सर इसके नाम में एन लगा है तो नॉट होता होगा। एरोबिक नाम से पता है कि इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एनएरोबिक कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ पूछा जाएगा, वहीं से सवाल आएंगे भाई। एरोबिक में जो आखिरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें आखिरी प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपी मिलते हैं। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे शरीर में एनर्जी का रूप होता है, तुम्हें पता है ना कि हमारे शरीर में जो एनर्जी का रूप है वो क्या है, एटीपी है, ठीक है। इसी के फॉर्म में हमारा शरीर एनर्जी लेता है, तो इस एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान टोटल 38 एटीपी बनते हैं, और एनएरोबिक में 2 एटीपी, जो हमारे में एनएरोबिक जनरली नहीं होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, प्लांट में, एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, और एनएरोबिक होता है जैसे बैक्टीरिया में, ईस्ट में, मसल में, ठीक है, मसल के सेल में कई बार हो जाता है। चलो, अब जरा हम रेस्पिरेशन को, जैसे हमने डाइजेशन को देखा था 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा था, मतलब अलग अलग स्टेज में बांटा था, वैसे ही हम रेस्पिरेशन को देखते हैं, इसके हमने 4 स्टेज बना दिए हैं। सबसे पहला स्टेज में रखा हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हो जाएगा, बाहर से सांस को या गैस को अंदर लेंगे। फिर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो गैस अंदर गई है उसको हम जगह पर भेजेंगे जहां उसको जाना है। उसके बाद अंदर में जहां रेस्पिरेशन कराना है वहां भेजेंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, हर सेल में भेजेंगे। हर सेल में गैस पहुंचेगा, और उस सेल के बाद क्या रेस्पिरेशन होगा वो भी हम देखेंगे एक एक करके, चारों को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। नाम से पता चल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स, मतलब बाहर में जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, उनका अंदर लेना, और जो हमारे अंदर में एक्स्ट्रा गैस है उनको बाहर निकालना, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो जिसको इनहेलेशन कह देते हैं, और रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ते हो जिसको हम एक्सहेलेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस किसका पार्ट है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है, बाह्य श्वसन का पार्ट है। ये पहला स्टेज होता है, पहला चरण होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मैंने बता दिया आपको, इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कह देते हैं, और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कह देते हैं, सिंपली। इनहेलेशन में आप सांस ले रहे हो, यानी गैस को अंदर की तरफ ले रहे हो, और एक्सहेलेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ रहे हो, या जो भी एक्स्ट्रा गैस है उनको बाहर रिलीज कर रहे हो, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ये सब ब्लड में मिलते हैं, आगे बताऊंगा कैसे।
अब आ जाओ दूसरे चरण में, गैस क्या हो गया, अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ब्लड के साथ मिलकर के पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचते। कैसे, देखो यहां पर तुमने क्या करा, इंस्पायर एयर, यहां पर ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या क्या आपको देखना है कि जो आपने सांस ली है, तो सांस लिया, तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट काफी ज्यादा उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट काफी कम है। तो जो तुम सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन गया 159 mm के आसपास, और CO2 जो गया वो गया 0.3 mm के पास। ये जाकर के कहां पर पहुंच गया, ये पहुंच गया आपके एल्वियोलाई में। पता है आपको कि एल्वियोलाई में जाकर के पहुंच गया। एल्वियोलाई में जाते जाते ये कितना हो गया है, ये हो गया 104 mm, और CO2 हो गया है 40 mm। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस, उनके साथ मिक्स होकर के इनका लेवल यहां तक पहुंच गया है। और एक चीज यहां पर ध्यान दो, अब होता क्या है, जैसे हम आगे देखेंगे कि ब्लड आया है मान लो हार्ट के पास, हार्ट क्या करता है, वो लंग के पास भेजता है। ठीक है, लंग के पास भेजता है ब्लड को। ठीक है, हार्ट से आप देख सकते हो यहाँ से ब्लड आ गया। सारे पार्ट क्या करते हैं, सारे बॉडी के पार्ट भेजते हैं ब्लड किसको, हार्ट को। हार्ट भेजता है किसको, लंग को, यानी फेफड़े को। और फेफड़ा कहाँ पर ले जाता है, एल्वियोलाई के पास। क्यों, क्योंकि एल्वियोलाई के पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लोड होता है, CO2 अनलोड होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, जो ब्लड आ रहा है किसके पास, एल्वियोलाई के पास, लंग के पास, उसमें क्या है, खराब ब्लड है। हार्ट जो भेजा है कि भाई साहब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो और ऑक्सीजन इसमें लोड कर दो। तो आप इसमें देख लो रहे, ये जो ब्लड आ रहा है, इसमें जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है, इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mm, ऑक्सीजन कितना है, 40 mm। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 45, इसमें 40 mm, यानी इस वाले में ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है, तो इसमें से एल्वियोलाई में पास हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन देखो कि ऑक्सीजन जो है इसमें कम है, सिर्फ 40 mm है, जबकि एल्वियोलाई में 104 mm है, तो एल्वियोलाई से इसके अंदर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, एल्वियोलाई के पास आने के बाद ऑक्सीजन को लोड कर दिया जाता है कि हाँ भाई ले जाओ, और जो कचरा ले आए हो यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले आए हो उसको हमें दे दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ले लेता है और ऑक्सीजन को लोड कर देता है, और यहाँ से वो बाहर एक्सपायर करते जो हवा, तो उसमें निकाल देता है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो लोड हुआ है, जो लोड हुआ है ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो पूरे हार्ट में जाता है, और हार्ट क्या कर देता है, हर कोशिका में पहुंचा देता है। और आप देख सकते हो कि फिर से ऑक्सीजन का लेवल यहाँ 95 है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 40 mm। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है। समझ आ गई बात, वही यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब मैंने आपको कल की क्लास में भी ये बात बताई थी कि मेन काम जो होता है इसको ट्रांसफर करने का, ऑक्सीजन को कौन करता है, ब्लड। और ब्लड में भी कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन, जो हीम वाला पार्ट है, क्योंकि उसके पास है ऑक्सीजन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं। मैंने आपको बताया था जब कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाता है तो वो ज्यादा फास्ट बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ में। मेनली जो ऑक्सीजन पूरे ब्लड में या पूरे बॉडी में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है 98.5%, तकरीबन 90% के आस 99% के आसपास। और बाकी 1.5%, 1.5% किससे, प्लाज्मा से चला जाता है, ब्लड प्लाज्मा से। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में तैरता है, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा 70%, उससे कम ये कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये बात समझ गए, तुम आगे बढ़े। चलो, अब क्या हुआ है, हवा हमने ले लिया है, लेने के बाद एल्वियोलाई तक पहुंचा। एल्वियोलाई ने क्या कर दिया, ब्लड को दे दिया है, ब्लड डोनेट लेकर के कहां पहुंच गया है, पहुंच गया है टिश्यू तक। ठीक है, टिश्यू तक पहुंचा दिया है, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं। ब्लड से जाकर के टिश्यू तक छोड़ देना, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं। अब टिश्यू तक पहुंच गया, टिश्यू के अंदर जाएगा तो कोशिकाओं में जाएगा। अब कोशिकाओं में जाएगा तो अलग अलग प्रक्रिया होगी, जरा देखना, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। और यही आखिरी हिस्सा है जहां पर हर सेल में, हर कोशिका में अपना अपने हिसाब से, जैसे उदाहरण के तौर पर रॉ मटेरियल आया, ठीक है, चावल दाल आया, ठीक है, मेन कहाँ आया, गोडाउन में। गोडाउन कहाँ है, लंग में। गोडाउन ने क्या करा कि एक गाड़ी बुलाई, और गाड़ी कौन है, ब्लड। ब्लड के थ्रू उन सारे घरों में भिजवा दिया, सारे घर में रॉ मटेरियल पहुंच गए। अब सारे घर में चावल दाल आटा वगैरह पहुंच गया। अब सारे घर हैं अपना अपना खाना खुद बनाएंगे। वैसे ही सेल में सब कुछ पहुंच गया है। अब इसका मेन काम है एटीपी को बनाना, किससे, जो ऑक्सीजन आया है, जो ग्लूकोज आया है, जो सारी चीजें आई हैं इसके पास, उन सब का इस्तेमाल करके अब एटीपी ये बनाएगा। कौन, सेल। हर सेल अपना अपना बनाएगा, देखना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वही कहलाता है कि प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स, जो खाने का मॉलिक्यूल आया है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टू फॉर्म एटीपी। मतलब हर सेल अपना अपना एटीपी खुद बनाएगा। अब अपना एनर्जी खुद ये जनरेट करेंगे, देखना कैसे। ओवरऑल जो रिएक्शन है, जो ग्लूकोज आया है, ठीक है, वो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के, ग्लूकोज कहां से आ गया, जो हमने डाइजेशन पढ़ा वहां से, ऑक्सीजन कहां आ गया, रेस्पिरेशन से। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, देखो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी।
ये होती है पूरी की पूरी रासायनिक समीकरण वहां पर, कहां पर, आपके सेल के कोशिका के अंदर, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, यही एनर्जी कितना है, 38 एटीपी निकलता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। कैसे निकलता है अभी हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। सो टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो दो तरीके का होता है। पहला तो मैंने आपको बताया था एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या था कि ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसमें क्या था, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या था, CO2 प्लस H2 और साथ में एटीपी निकल रहा था। इसमें भी अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2 बन रहे थे, लेकिन साथ में बहुत कम एटीपी निकल रहा था, ये हमने देख लिया था। सेलुलर रेस्पिरेशन के तीन मुख्य स्टेज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है क्रेब साइकिल, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कई बार ये दोनों मिक्स करके एक साथ ही दे दिया जाता है, सिंपल क्रेब साइकिल ही लिख दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो इसलिए कई बार इसको लिख देते हैं एक ही मिला करके। ठीक है, सो हम देखेंगे जरा ध्यान से, इन दोनों प्रोसेस को पढ़ेंगे, इसी में हम इसको भी कवर कर लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सबसे पहली बात साइटोप्लाज्म में, और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। कैसे होता है हम एक एक करके थोड़ा समझते हैं, यहाँ जाओ डिटेल में। ग्लाइकोलाइसिस, इसका दूसरा नाम है इम्बेडेन मेयरहोफ परनास यानी EMP पाथवे, पहली बात। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेज होता है, जिसमें होता क्या है, इसके पास ग्लूकोज, जो सेल के पास कोशिका के अंदर ग्लूकोज बैठा है, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये ग्लूकोज टूट करके क्या बन जाता है, 3 कार्बन का पायरुवेट बन जाता है, या इसी को हम पायरुविक एसिड भी कह देते हैं, दोनों बात सेम है। तो 3 कार्बन के दो दो बन जाएंगे, पहले 6 कार्बन का ग्लूकोज था, तो 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन जाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस, इसमें C है ना, तो C वाला साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि मेन यही है कि ग्लूकोज टूट करके क्या बन जाता है, 2 पायरुवेट बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा स्टेप लिखा हुआ है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। पायरुवेट के साथ साथ थोड़ा बहुत एटीपी भी बनता है, कितना बन जाता है, 2 एटीपी देखने को मिलेगा, 2 मोल एटीपी भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और NADH भी निकलता है। NADH क्या होता है, NADH एक तरीके का इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन को कैरी करना और बाकी रिएक्शन में भाग लेना। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या है, देख लो आप, पायरुवेट, 2 एटीपी बनता है नेट, और 2 NADH बनता है, और नो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखने को हमारे को नहीं मिलता है। इतनी बात समझ आ गई। ये पायरुवेट वाला 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये पूछा गया CDS के एग्जाम में। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी भी कह देते हैं। एक एटीपी में 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और चीजें रखना है कि ये हर सेल में होता है, जितने भी सेल है, चाहे वो प्लांट का, वो एनिमल में, सब में होता है, और ये एनोरोबिक होता है। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, एम्डेन मेयरहोफ और परनास ने करी थी इसकी खोज, तो इसलिए इसके उनके नाम पर EMP पाथवे भी इसको कहा जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, ओवरऑल यही है। ठीक है, ओवरऑल यही होता है प्रक्रिया, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले यहाँ देखो, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम पहुंच जाते हैं कहां पर, हम पहुंच जाते हैं क्रेब साइकिल में, दूसरे चरण में। ठीक है, क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है, तुमसे नाम ही पूछ सकता है, साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो समझना ये क्या है, सेकंड स्टेज है। पहली बात तो तुम्हें पता है कि ग्लूकोज जो है वो टूट चुका है, कहां पर, पायरुविक एसिड में टूट चुका है, या जिसको हम पायरुवेट कह रहे थे, दोनों एक ही बात है। अब ये पायरुवेट जो है वो टूटता है, वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर बनाता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ हो जाएगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तुमसे मैट्रिक्स नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है, ये पूरा पूरा प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो हम सबसे पहले क्या किए थे, ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुवेट में कन्वर्ट किए थे, ये साइटोप्लाज्म हो रहा था, और अब पायरुवेट को तोड़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O एनर्जी, ये सब चीजों में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मेन काम ये होता है कि पायरुवेट टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ये बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले पायरुवेट टूटा है, एसिटाइल को एंजाइम बनाता है, उसके बाद यही एसिटाइल को एंजाइम मिलकर के कई सारी चीजें बना लेता है। ठीक है, और साथ में CO2 रिलीज होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाए तो क्रेब साइकिल में देखो क्या क्या निकलता है। पहले 6 मोल CO2 निकलता है, और एक ग्लूकोज से 6 मोल CO2 निकलता है। उसके अलावा 8 NADH निकलता है, 2 FADH2 निकलता है, और 2 मोल यहाँ पर भी 2 मोल ATP निकलता है। ठीक है, 2 मोल क्या निकलता है, ATP निकलता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इसको सबसे पहले हैंस क्रेब ने डिसाइड किया था, इसलिए उनके नाम पर क्रेब साइकिल कह देते हैं 1937 में। इसका दूसरा नाम TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी है। ठीक है, तीसरा जो चरण है वो है ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है जो कि एरोबिक होता है, और कहां पर होता है, इनर पार्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें होता है।
जहां पर क्या हो जाता है कि ये NADH और FADH जो बने थे, इनका मेन काम था इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, और कोई काम नहीं, इसलिए तुमसे कोई पूछेगा नहीं। यही मेन काम करते हैं, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम ATP इसी लास्ट स्टेज में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाले में बनता है। टोटल 34 ATP यहाँ पर बनकर तैयार हो, ठीक है। ये 34 ATP यहाँ पर बनते हैं और एनर्जी की प्रक्रिया यहाँ पर खत्म होती है। वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, आपको उतना ध्यान नहीं देना है। 34 ATP निकल के तैयार हो गया फाइनल प्रोडक्ट में, और साथ साथ वाटर निकलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और सबसे ज्यादा ATP यहीं पर निकलते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और पूरे इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस में कितने 2 ATP, क्रेब साइकिल में 2 ATP, और फॉस्फोर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ATC में 34 ATP। कई बार इन दोनों को 36 ATP लिख करके क्रेब साइकिल लिख देता है, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 34, 2 36 और 2 38, टोटल कितने? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? ATP बना सकते हैं हम। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो, यहां पर समरी लिखी गई है, आप देख सकते हो। टोटल 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कहां गया? हाँ, इसको क्या हो गया? ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, यहाँ तक हम आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। अब ATP प्रोडक्शन देख लिया तुमने कैसे होता है, कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, वहां पर 4 बनते हैं, और 1 पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं? 18 ATP बनते हैं। इसलिए 2 पायरुविक एसिड से कितने बन जाएंगे? एक ग्लूकोज में कितने होते हैं? 2 पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड से टोटल 36 ATP बने, और शुरू में ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बन गए थे, टोटल 38 ATP बन जाते हैं। अच्छा, कई बार होता क्या है, अब हम इस स्लाइड पर आ जाते हैं जो हमने छोड़ा था। कौन सा वाला स्लाइड है? ये वाला। ये जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में, तुम्हें पता है, टूट करके पायरुवेट बन गया, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। अब होता है क्या ईस्ट में तुम्हें पता है कि क्या हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो वहां पर क्या बन जाता है? यही PGA, इसी को PGA या पायरुवेट एसिड कह देते हैं। ये टूटता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। ये इसमें टूटता है। अगर तुमने सुना होगा मसल में जो पेन होता है, कई बार क्या होता है, दौड़ते हो तो मसल में दर्द होने लगता है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो एक स्टार मार्क कर लो। तो तुम्हारे मसल में क्या हो जाता है, जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी मसल में। तो उस ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है? ये पायरुविक एसिड इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है तुम्हारे पेट में या मसल्स में दर्द होता है, ये पूछा जाता है। पायरुविक एसिड एक और काम करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। ये हमने जो पढ़ा वो अभी वाला है, ठीक है। चलो, सारी बातें समझ गए आप? सारी बातें समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। रेस्पिरेशन को हम कैटाबोलिक प्रोसेस कह देते हैं, अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। वैसा प्रक्रिया जिसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कह देते हैं, ठीक है, या अपचयी प्रक्रिया कह देते हैं। खैर, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? जो तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। जब मैं पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम, वहां पर पढ़ाऊंगा कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, यही पूरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और CO2 का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए। केमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेडुला ऑब्लंगाटा याद रखना है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? देखो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में यह है कि कितना अमाउंट एयर तुम अंदर ले रहे हो और कितना बाहर छोड़ रहे हो, कितनी कैपेसिटी है आपके हवा को अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की, उसी को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या श्वसन आयतन कहते हैं। तो इसके कई सारे वैरायटीज है, कई सारे टाइप्स है। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, TV जिसको कह देते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम की बात करें, क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? तो तुम नॉर्मली कितना एयर ले सकते हो, नॉर्मली बिना फोर्स के, ठीक है। जो हर सेकंड आप सांस ले रहे हो ना, तो कितना आप एयर ले सकते हो, ठीक है, वो कहलाता है क्या? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। कितना होता है ये? 500 ml गैस आप ले सकते हो या 500 ml गैस आप रिलीज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, IRV की, तो ये है कि तुम फोर्सफुली कितना ले सकते हो। फोर्स लगा के, पूरा दम लगा के, हम लोग बचपन में खेलते थे ना, ठीक है, तो वही वाला पूछ रहा है कि फोर्सफुली तुम कितना ले सकते हो। तो आप 2500 से 3000 ml तक
एयर अंदर ले सकते हो। और फोर्सफुली कितना बाहर फेंक सकते हो, तो आप 1000 से लेकर के 1100 ml तक बाहर फेंक सकते हो। रेसिडुअल वॉल्यूम ये है कि आप फोर्सफुली मतलब फेंकने के बाद कितना भी फेंक लो, तुम्हारे लंग में कितना एयर बच जाएगा, तो 1100 से 1200 ml हमेशा बचा रहेगा, जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं। वाइटल कैपेसिटी होता है जितना तुम्हारे लंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या कहा जाता है, टीबी जो ऊपर वाला है, टीबी आईआरबी ईआरबी तीनों को जोड़ दो तो ये कहलाता है आपका क्या, वाइटल कैपेसिटी। ये कितना होता है, तकरीबन 4500 ml। और तुम्हारे लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। ये होता है तकरीबन 5800 ml तक। हेल्दी मैन तकरीबन 6000 से लेकर 8000 ml एयर तक हर मिनट में निकालता है और रिलीज करता है। साथ ही ये भी याद रखना है कि हेल्दी मैन 12 से 20, ठीक है, 12 से 20 क्या कर सकता है, ब्रीदिंग रेट होता है पर मिनट, ब्रीदिंग रेट होता है पर मिनट में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ फैक्ट्स देख लो, जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बेसिक्स बता दूं तो यहाँ पर देख लो कि गैस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, मैंने बताया था आपको एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज होता है, वहां पर बहुत सारा चीज जमा है। साउंड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स कह रहे थे। ब्रीदिंग किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। कितने एल्वियोलाई हैं पूरे लंग में, तो 700 मिलियन। और गैस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने के लिए, CO2 जितना ज्यादा होगा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। पिगमेंट कौन सा कैरी करता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। और स्किन जो होता है अर्थवर्म में, उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। फिश में कौन होता है, गलफड़। इंसेक्ट में ट्रैकिया होता है। फ्रॉग में स्किन और लंग्स होते हैं, ठीक है, स्किन और लंग्स से वो ब्रीदिंग कर सकता है। और हमारे में क्या होता है, लंग मेन पार्ट होता है रेस्पिरेशन के लिए, और मेन पिगमेंट हमारे में हीमोग्लोबिन होता है। कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें तो अस्थमा होता है। अस्थमा क्या होता है, एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी के कारण होता है और इसमें डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में। एपिनिया होता है, एपिनिया मतलब होता है कि सांस की कमी, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसमा की बात करें तो एम्फाइसमा होता है स्मोकिंग के कारण, जो बच्चे या जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनमें एम्फाइसमा नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलर है ना, जो एल्वियोलाई देखा आपने, उसका वाल जो है वो डैमेज होने लगता है, उसके कारण कई सारी दिक्कतें आती हैं। न्यूमोनिया का नाम आपने सुना होगा, ये भी सांस से रिलेटेड बीमारी है। ये किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है, जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई फूल जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, पस भर जाता है, या कई बार स्वलन आ जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये भी लंग का इन्फेक्शन होता है। एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाई जो था आपने देखा, उसमें इन्फ्लामेशन। देखो जब जब भी किसी बीमारी में टिस या सिस लगा हो, टिस या सिस लगा हो, तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, ठीक है। और जैसे सिस लगा, जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस में देख सकते हो सिस लगा है, तो सिस में होता है कि सूजन प्लस क्या होगा, सूजन प्लस उसमें पश भर जाए, पश भर जाए। और टिस में क्या होता है, सिर्फ नॉर्मली इन्फ्लामेशन या सूजन, लेकिन उसमें कोई पश ना भरे, तो उसको हम टिस कहते हैं। लास्ट में टिस लगा होगा, ये पहचानने का तरीका होता है। अब एपिग्लोटिस मैंने बता दिया, एपिग्लोटिस क्या है, जिसको आप क्या कहते हो, कहते हो ना, ये गले में जो कंठ बना हुआ है, इसको एपिग्लोटिस कह देते हैं। ये क्या कर देता है, खाने के समय लैरिंग्स पर एक कैप बना देता है, ढक देता है उसको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, जो आपका लंग है, फेफड़ा, उसके बाहरी मेम्ब्रेन को, बाहरी परत को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कह देते हैं। ये हो गया आपका 2 चैप्टर खत्म। अब हम आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। क्या कहते हो, पढ़ा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम, मजा आ रहा है। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हें समझ ना आ रहा कोई चीज, अगर दिक्कत है, मुझे पता है कि थोड़ी कठिनाइयां हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरे भाई जो आसान चीजें तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेन जो चीज है ना, जो रिजल्ट देगा वो तुम्हारा मुश्किल चीज ही है, ठीक है। जो मुश्किल चीज पढ़ पाया, जो मुश्किल चीज पर कमांड कर पाया, वही अच्छा रैंक ले पाता है, वही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो मुश्किल चीज से घबराओ मत, करो। जो सब छोड़ रहे हैं ना, उसको तो जरूर ही पढ़ो। जो सब पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो सब छोड़ रहे हैं ना, डर रहे हैं जिससे, उसको तो ऐसे पढ़ लो कि आनंद सवाल, क्योंकि वो तुम्हें वहां ले जाकर फेंक देगा। अब सोचो 18-20 लाख जहां कैंडिडेट हो, उसमें तुम कैसे डिफरेंस करोगे, डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, यही सब चीजों से, कि तुम वहां एफर्ट लगाओ जहां कोई नहीं लगा रहा। तो ये वो पोर्शन है जहां तुम एफर्ट लगा सकते हो, और डेफिनेटली इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सो दूसरा चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया। अब हम तीसरा चैप्टर देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है सर्कुलेशन होता होगा, मतलब मेन इसमें गेम यही है
कि ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स ये जो है ना पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को देखना है। मेनली ब्लड को देखना है, ठीक है। ब्लड को देख लेंगे तो उसी के थ्रू सारी चीजें घूम रही होती हैं। इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या है? हार्ट है, ब्लड है। इसको हार्ट नहीं कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ध्यान रखना है, हार्ट, ठीक है। कई लोग इसको हार्ट कहते हैं, तो हार्ट नहीं होता, ये हार्ट होता है। हार्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो हार्ट देखेंगे, ब्लड देखेंगे, ब्लड वेसल देखेंगे। ब्लड तो खैर हम बहुत डिटेल में कल की क्लास में कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाकर आप देख सकते हैं। एक एक करके समझते हैं और चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हार्ट। हार्ट यानी हृदय। हृदय जो ह्यूमन में पाया जाता है, ह्यूमन में या मैमल्स में जो पाया जाता है, वो 4 चैम्बर का होता है। और आप देख सकते हो दो जो ऊपर में दिख रहे हैं वो होते हैं एट्रिया, और नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रिकल। जो राइट साइड में है, ठीक है, राइट साइड में है वो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्व लगी हुई है, देख रहे हो आप, यहाँ पर एक रास्ता है, वॉल्व है, दीवार है, गेट है। इस गेट को जो राइट साइड में उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कह देते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कह देते हैं। और जो लेफ्ट साइड में लगा है इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कह देते हैं, ठीक है। और पीछे में एक यहाँ पर वॉल्व लगा होता है जिसको हम सेमिल्यूनर वॉल्व कह देते हैं। वो क्या कर देता है कि जैसे ब्लड इधर से इधर जा रहा है ना, तो ये क्या करता है यहाँ पर बंद रखता है। बंद इसलिए रखता है ताकि वो वापस पीछे की तरफ ना चला जाए, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाने से वो रोकता है, वो एक वाल्व होता है सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। उसके अलावा ये देख सकते हो कि 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो दीवार होता है ये पूरे हार्ट का बाहरी दीवार वो होता है पेरिकार्डियम या आउटर लेयर जिसको हम कह देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, वेन, ये सब हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। अभी यहाँ बता दूंगा, बाउंस कर जाएगा। ब्लड वेसल्स की बात करें, वेसल्स वो होता है पाइप, नलिया, धमनियां जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, रक्त वाहिनियां जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल ये पाइप जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसमें 2 तरीके के होते हैं मेनली, ठीक है, आर्टरी और वेन्स। और तीसरा एक होता है कैपिलरी। तीनों क्या क्या होता है जरा समझना। आर्टरी वो होता है या धमनी वो होता है जो करता है क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वैसा ब्लड जो प्योर हो। प्योर मतलब उसके पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर उसको मिल रहा होगा? एल्वियोलाई के पास, यानी लंग से मिल रहा होगा, ठीक है। तो लंग से कैरी करता है, हार्ट के पास ले जाता है, और हार्ट क्या कर देता है, पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। तो आर्टरी का मेन काम है, आर्टरी का मेन काम है, ठीक है, ये लंग से कैरी नहीं करता, ये क्या कर देता है, हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम आर्टरी कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी प्योर ब्लड को, ठीक है। और इसका जो फीचर होता है ये क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, इलास्टिक होता है। इस इलास्टिक वाल्व होता है और इसमें कोई वाल्व नहीं लगा होता है। वेन की बात करें तो ये क्या करता है, पूरे ऑर्गन में, पूरे बॉडी पार्ट में जितने ऑर्गन आप यहाँ पर देख सकते हो, उनसे जो भी, जैसे उन्होंने ब्लड का इस्तेमाल कर लिया, खाना खा लिया, जो कचड़ा हो गया, कह देते हैं कि ले जाओ जरा हार्ट को दे दो, तो हार्ट को ले जाकर के वो बॉडी पार्ट से ले जाकर के हार्ट को दे देता है, ठीक है। तो हार्ट को देने का काम वेन का है, ठीक है। कैपिलरी का काम है, जो पतले पतले कैपिलरी है उनका काम है एक्सचेंज करने का, गैसेस को एक्सचेंज करने का, ठीक है। यहां पर देख लो, तुम देख रहे होगे कि ये है ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि मान लो ब्लड है, इन्होंने ब्लड का इस्तेमाल किया, ब्लड का इस्तेमाल करने मेनली यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, उसमें जो मिनरल उसका इस्तेमाल कर दिया, और जो डैमेज हो गया, अब ये खराब हो गया, इसमें ऑक्सीजन के लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो गया, तो इसको भेज दिया किसको, हार्ट के पास। ये देख रहे हो आप, हार्ट के पास। तो जो ऑर्गन से हार्ट के पास ले जा रहा है वो क्या होता है, वेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेन होता है। और वेन होता है। अब वेन में भी ये जो कौन है, वेना कावा है, इसका क्या नाम है, वेना कावा। यहां पर आया, यहां पर सबसे पहले कहां आता है, राइट एट्रियम में। सबसे खराब चीज कहां आती है, राइट ब्लड, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या खराब इम्प्योर ब्लड सबसे पहले राइट साइड में आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गया, और नीचे से फिर ये कहां चला जाता है, ये भेज देता है लंग में। तो ध्यान रखना है, लंग का काम होता है प्यूरिफिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, यानी खून को, रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, लंग करता है, ये पूछा जाता है। हार्ट नहीं करता, किडनी नहीं करता, लंग करता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। क्यों? प्यूरिफिकेशन करने का मतलब है शुद्धिकरण, यानी ऑक्सीजन उसके पास है, ऑक्सीजन दे दिया गया तो शुद्धिकरण हो गया। तो वेंट्रिकल से निकल करके एक पाइप जाती है लंग के पास, जिसको हम कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या लेकर के जा रही है, इम्प्योर ब्लड लेकर के जा रही है। तुम यहाँ कहोगे कि सर आर्टरी में तो प्योर ब्लड लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है और पल्मोनरी वेन, ये दोनों जस्ट अपने कैटेगरी से उल्टा काम करते हैं। जैसे आर्टरी का काम है
हार्ट के पास ले जाना, लेकिन ये हार्ट से दूर ले जा रहा है और इम्प्योर ब्लड लेकर के जा रहा है। और वेन का काम है हार्ट के तरफ ले आना, लेकिन ये हार्ट से दूर ले जाना, लेकिन ये देखो आप हार्ट के तरफ लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट के तरफ लेकर के आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, प्योर ब्लड लंग से उठाता है और हार्ट में भेज देता है, ठीक है। कहां से, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। समझ गए बात आप। एक बार और दोहरा दूं कि देखो पूरे पार्ट से आया, बॉडी पार्ट से राइट साइड में, राइट एट्रियम में, ऊपर से नीचे गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल वाला और पल्मोनरी आर्टरी से भेज दिया किसमें, लंग में। लंग ने क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को, और ब्लड से प्यूरिफाई करने के बाद वहां खड़ा है कौन, दूसरा गाड़ी जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। वो लोड किया और ले आकर के हार्ट को दे दिया, बोला कि भाई ये पंप कर दो सबको, ठीक है। सारे को पंप कर देता है। ये क्या कर देता है, पंप कर देता है। कैसे, पहले लेफ्ट एट्रियम से नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू चला जाता है सब में। समझ आ गई बात। चलो अच्छा, एक और चीज, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप देख सकते हो। एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो यहाँ मैं वापस नहीं बताऊंगा। डबल सर्कुलेशन कहते हैं किसको, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप एक चीज देख सकते हो कि एक बार ऑर्गन से ब्लड हार्ट में आया और फिर हार्ट क्या कर देता है, लंग को भेजा, फिर दोबारा वही ब्लड प्यूरिफाई होकर के लंग में हार्ट में वापस आता है और फिर ये ऑर्गन को भेज देता है। तो आप देख सकते हो कि एक बार क्या हुआ, ऑर्गन से कहा जा रहा है, हार्ट में, ठीक है। हार्ट ने क्या करा, लंग को भेजा, फिर ये लंग प्यूरिफाई करके हार्ट में आ रहा है और हार्ट में भेजा रहा है, फिर हार्ट ऑर्गन को भेज रहा है। मतलब एक ही ब्लड प्यूरिफाई होकर के और वापस आने में दो बार इसको घूमना पड़ रहा है हार्ट से, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको मैंने बता दिया कि राइट साइड में होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन लेफ्ट साइड में होता है, वो प्योर ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी वाला जो होता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। चलो अब एक शब्द आता है कार्डियक साइकिल, जिसका हिंदी होता है हृदय चक्र। क्या होता है हृदय चक्र, देखो तुमने सुना होगा हार्ट बीट। हार्ट बीट होता है दिल धड़कता है, क्या होता है, पहले धक 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 धक। तो एक हार्ट बीट पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, पूरा का पूरा एक साइकिल होता है। उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा ये आर्टरिया था, ऊपर वाला पार्ट था हार्ट का जो आर्टरिया था, ये एक बार दबता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं, और एक बार रिलैक्स होता है। रिलैक्स यानी रिलैक्सेशन होता है, यानी खुलता है, हल्का होता है, फैलता है, जिसको हम डायस्टोल कह देते हैं, ठीक है। तो इसके खुलने और हल्का होने, खुलने बंद होने, खुलने बंद होने, खुलने बंद होने की प्रक्रिया से हमें साउंड सुनाई देता है, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं या लबडब कह देते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कह देते हैं, मतलब दबने को सिस्टोल, और रिलैक्स होगा तो हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कह देते हैं। समझ आ गई बात। इसी पूरे एक प्रक्रिया को एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल को हम एक हार्ट बीट कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यू होता रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार दिल धड़का और बंद हो गया, नहीं, ये बार बार होता रहता है, इसलिए हम साइकिल कह देते हैं। इसमें होता क्या है कि आप देख सकते हो, सबसे पहले इसमें टोटल ड्यूरेशन लगता है 0.8 सेकंड। कितना लगता है, 0.8 सेकंड। मेनली क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहले क्या होता है कि 3 सेकंड होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब वेंट्रिकल्स जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और आर्टिकल्स हैं वो सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर वापस ये रिपीट होता है। यहाँ पर देखो तब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। एट्री, ठीक है, एट्रियम वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट यानी दबता है, पुश करता है। तो जो एट्रिया में ब्लड आया है, एट्रिया में जो ब्लड आया, ये पुश होगा, दबेगा तो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, तो ब्लड पुश करता है किसके तरफ, वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। अब इस एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकंड समय लगता है, ठीक है। और ब्लड कहां चला जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूव कर जाता है। दूसरा हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या हो गया, वेंट्रिकल से अब ये दबेगा, ये नीचे वाला हिस्सा ये दबेगा तो ब्लड इसमें से निकलेगा। वेंट्रिकल यहां से निकलता है, एबी वाल्व इसी दोनों को कहा जाता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, एक यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, इन दोनों को एक साथ एबी वाल्व कह देते हैं, ठीक है। और ये होकर के कहाँ हो जाते हैं, अओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। जो कहाँ लेकर के जाएगा, ऊपर में लेकर के जाएगा लंग की तरफ। याद आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल कब होता है, जब हार्ट उधर से जब क्या हो जाएगा, लंग में क्या हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। जब लंग की तरफ आएगा तो हार्ट का होगा, रिलैक्स होगा तो अंदर आएगा। अगर ये दबने लगेगा तो ये तो बाहर निकाल जाएगा ना, इसको रिलैक्स होगा तभी तो इसका अंदर आएगा। तो जब हार्ट के अंदर आता है तो दोनों के दोनों रिलैक्स फेज में होते हैं, दोनों के दोनों डायस्टोल में। तो एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकंड, और ज्वाइंट सिस्टोल डायस्टोल में
डायस्टोल में कितना लगता है 0.4 सेकंड। तो ओवरऑल जो लगता है 0.8 सेकंड लगता है। मेरे भाई इतना एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ ना कि ये कंटेंट तुम्हें फ्री में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, तुम गारंटी ले लो, कोई भी नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। बहुत एफर्ट लगता है, हर चीज रिसर्च करके ले आई जाती है, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम में आ गया ना तुम देखना, और आएगा ही आएगा, देखना, सिर्फ तुम ही कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। अगर फ्री में या फिर इवन पेड बैच में भी अगर कोई ऐसे पढ़ा रहा हो, मुझे आकर बताना। चलो अब आ जाते हैं हम कैसे कैसे ये फेज होता है, जरा एक एक करके हम इन तीनों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो कैसे हो रहा था। देखो होता क्या है, जो एट्रिया है ना, इस एट्रिया के पास यहाँ पर ध्यान से देखो, एक सेकंड रुक जाओ। ये ऊपर वाले पार्ट में तुम्हें पता है कि यहाँ एट्रिया है, यहाँ पर एट्रिया, दोनों साइड में एट्रिया में, ये देखो एट्रिया है, क्या हो गया, इधर साइड भी एट्रिया है। जहां पर राइट एट्रियम में क्या है कि एक वो बैठा हुआ है, कौन, यहां बैठा हुआ है तुम्हारा, जस्ट अ सेकंड, आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। सो हम देख रहे थे कि भाई साहब कार्डियक साइकिल में जो 3 फेज हैं वो कैसे होते हैं, जरा एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने बताया था आपको एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऊपर में 2 एट्रियम है, एक राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, नीचे में क्या है 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में एक यंत्र पाया जाता है, इसका नाम है एसे नोड, ठीक है। एसे नोड ये क्या कर देता है, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में और दिल में झटका लगता है बिजली के करंट का, सही बात है। ये करंट इंपल्स जनरेट करता है, क्या करता है, इंपल्स करंट जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई बिल्कुल सांस वगैरह नहीं ले रहा है, तो उसमें एक झटका देते हैं, 2 ऐसे आयरन जैसा कुछ लेकर के दिल पे रखते हैं और फिर करंट देते हैं, झटका देते हैं, ठीक है। तो झटका इसलिए देते हैं ताकि ये जो है इंपल्स ये जाग जाए। ये जाग गया तो क्या करेगा, ये जाग गया तो बहुत कुछ करेगा, कैसे देखना। ये एसे नोड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। ये इंपल्स जनरेट कर देता है। इंपल्स जनरेट करने का मतलब इसने खबर शुरू कर दी है देनी। इसका मतलब ये है कि इसने अगर इंपल्स जनरेट कर दी तो आप देख रहे हो ये कई सारे पीले पीले तार लगे हैं। तो इसका मतलब है जो एट्रियम है इसको खबर मिल गया है, इंफॉर्मेशन मिल गया है कि अब इसको बंद होना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया मतलब ये जो ब्लड है, इसमें जो ब्लड आया है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर ए बी वॉल्व लगा है, ए बी वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड और इधर बाइकस्पिड। तो ट्राई वॉल्व से होता हुआ ट्राइकस्पिड यहाँ से ओपन होता है और ये दूसरे वेंट्रिकल में घुस जाता है। घुसने के बाद क्या होता है, पीछे ना आए उसके लिए यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्व भी होता है। वो क्या करता है, पीछे आने से रोकता है, सारा का सारा ब्लड इसमें वेंट्रिकल में पास कर जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। वेंट्रिकल खून भर गया यहाँ पर, और यहाँ से निकल करके वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जाएगा कहाँ पर, लंग में जाएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल ये दबता है। ये कैसे दबता है समझना। पहला था एसे नोड, एसे नोड के नीचे है यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर है कौन सा, एबी नोड। एबी नोड कहाँ है आप देख सकते हो, वेंट्रिकल के जस्ट बॉर्डर पे है। तो वेंट्रिकल के बॉर्डर पे बैठा है एबी नोड। कहता है कि आप ये इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। ये इंपल्स जनरेट करता है, ये देख रहते हो कि इसमें ज्यादा तार लगे हुए हैं। ये जो मोटा तार पीला वाला निकल के आता है इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिश। ये बंडल ऑफ हिश आकर के आगे ये देख सकते हो छोटे छोटे फाइबर्स में बना हुआ है, जो कि पूरे जो हार्ट है इसके दोनों वेंट्रिकल्स में फैला हुआ है, देख रहे हो आप। तो ये कहलाता है पुरकिंजे फाइबर्स। क्या कहलाता है, पुरकिंजे फाइबर्स। इसके थ्रू ये पूरा इंपल्स जाता है और ये इंपल्स के थ्रू क्या कर देता है, एबी वाल्व जो निकला था वो एबी वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। अब कि भाई साहब क्लोज होने का टाइम हो गया, क्लोज होने के बाद ये दबना शुरू होता है। अब ये बंद है दरवाजा, यहाँ से एबी वाला जो ट्राइकास्पिड वाल्व है वो भी बंद है, ये बंद हो गया। अब ये दबना शुरू होता है, दबना शुरू होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर जाना होता है, ठीक है। और ये एबी वाल्व जब बंद होता है ना तभी एक साउंड आता है लब का। क्या साउंड आता है, लब का। तो लब साउंड आया और ये दबना शुरू हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो यहाँ से ब्लड निकल जाता है, ठीक है। निकल जाता है और निकल करके ऊपर में चला जाता है लंग के पास। आप देख सकते हो आर्टरीज होता है वो लंग में चला जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। लंग में चला गया, ठीक है। और सेम ऐसे ही होता है लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जब आता है ना ऊपर से ब्लड होकर के, ठीक है। तो ऊपर में भी इधर से भी सेम ऐसे ही काम चलता है, ठीक है? और एक साथ ही इधर जाता है, एक साथ ही ये दोनों काम चलते रहता है। इधर से भी ब्लड जो जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में एक साथ ही काम होता है, ठीक है। ये बात समझ गए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल समझ गए। अब सिस्टोल समझ गए, अब आते हैं ज्वाइंट डायस्टोल पे, यानी दोनों एक साथ का डायस्टोल कैसे काम करता है। कि जो दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल हैं दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। जब दोनों रिलैक्स होंगे, जैसे मान लो अगर दोनों दब रहे हैं तो दब रहे हैं तो
इसमें तो कोई आएगा नहीं, ब्लड आएगा नहीं। तो अगर ब्लड इसके अंदर आना है तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा, तभी ब्लड आएगा। तो दोनों क्या हो जाते हैं, क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करते हैं उसके समय क्या होता है, सेमील्यूनर जो वाल्व खुला था पहले आपने देखा था, वो अब बंद होता है। जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होता है तब डब का साउंड आता है, याद रखना है आपको। तो ये डब का साउंड आता है और उसके बाद से लब डब साउंड होता है हमारे हार्ट बीट में। और ब्लड जो है वेन से निकल करके क्या हो जाता है, आर्टरिया में वापस चला जाता है और पूरा का पूरा ये सिस्टम ये चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चला जाता है। ठीक है, अब आप देख लो समरी कि ड्यूरेशन ऑफ जो वन कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड होता है। देख लिया आपने, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। लब साउंड कैसे आता है, क्लोजर ऑफ एबी वाल्व से, और डब साउंड कब आता है, सेमीलुनर वाल्व से। एक लब एक डब दोनों मिलकर एक हार्ट बीट बना लेते हैं। ठीक है, और जो पेस मेकर है, एसए नोड को हम पेस मेकर कह देते हैं क्योंकि स्टार्ट यही कर देता है, और यही जब खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों को लगता है ये। कंडक्शन पाथवे एसए नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ फिश और वहां से पुरखंजे फाइबर, ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है ये। ठीक है, और ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg होता है। ये मापा जाता है कि अंदर में जो प्रेशर बन रहा है, आपको पता है कि अभी हम देखेंगे कैसे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और इसके बारे में बताया था किसने, विलियम हार्वे ने, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में 1627-28 के आसपास में। ठीक है, 1627-28 के आसपास में बताया था विलियम हार्वे। अब आ जाता है हार्ट बीट पर, थोड़ा सा देख लो हार्ट बीट क्या है। मैंने बताया आपको कि 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल कंप्लीट कहलाता है हार्ट बीट, और 72 होता है नॉर्मली 1 मिनट में। कम ज़्यादा भी हो जाता है, बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सांस ज़्यादा जरूरत होती है, तो उनमें ज़्यादा होता है। उसके अलावा पेस मेकर की अगर हम बात करें तो एसए नोड होता है जो कि नेचुरल पेस मेकर होता है, ये इसके राइट एट्रियम साइड में लगा हुआ होता है। और तुम देखे होगे कि इंस्ट्रूमेंट है ईसीजी, जिससे कराया जाता है हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट बीट मापा जाता है, जिसमें ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, इसमें पहला ग्राफ बनता है पी, नीचे वाला आता है क्यू, आर एस टी। ठीक है, आर एस टी, आर एस टी ऐसे कुछ होता है ग्राफ, पी क्यू आर एस टी ग्राफ होता है वो। ठीक है, और साउंड लबडब का होता है, तुम्हें पता है दोनों वाल्व जब बंद होते हैं तो ये लबडब का साउंड आता है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा ब्लड प्रेशर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं रक्तचाप। क्या कहते हैं, रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप क्या होता है जरा समझना, कि जब तुम्हें पता है कि हार्ट में और ब्लड के वेसल्स में, नलियों में ब्लड बह रहे हैं, तो जब बह रहे होंगे तो इनके दीवार पर एक प्रेशर बन रहा होगा, प्रेशर बन रहा होगा। इस प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप कह देते हैं। ठीक है, सर्कुलेटिंग ब्लड या जो ब्लड घूम रहा है उसके कारण जो प्रेशर लगाया जा रहा है इनके दीवारों पर, इन जो पाइप है इनके दीवारों पर, उसके कारण जो प्रेशर। अब इसको मापने का एक यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर, ये देख सकते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर होता है, जिसको हम एमएमएचजी में मापते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी लगा होता है इस वाले में, तुमने देखा होगा। और नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसमें 120/80 होता है। 120 क्या होता है, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। वेंटिकुलर सिस्टोल और वेंटिकुलर डायस्टोल यही हम मापते हैं। ठीक है, ये होता है सिस्टोल, ये होता है डायस्टोल, ऊपर वाला सिस्टोल, ये वाला डायस्टोल। ये आप देख सकते हैं, वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर जो हम मापते हैं, 120 mmHg होता है। और वेंटिकुलर रिलैक्सेशन जो कि डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो होता है 80 mmHg के आसपास। किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। मैंने आपको बता दिया, यूनिट भी आपको बता दिया। अब हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन। कौन है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जब भी हाइपर शब्द आए तो ज्यादा, हाइपर यानी हाई ब्लड प्रेशर। तुम्हें पता है हाइपर ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है, एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, जो सॉल्ट का कंटेंट है बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में तो उसके कारण हो जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, मोटापा हो गया है, जेनेटिकली भी कई लोगों को होता है। ठीक है, इसका सिम्टम है कि सर दर्द रहेगा, नाक वगैरह में दिक्कत रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, और हार्ट फेलियर का रिस्क रहता है। इसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि लो सॉल्ट का खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिसिन लो। ठीक है, हाइपोटेंशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन मतलब, हाइपो मतलब कम, यानी लो ब्लड प्रेशर। इसमें हो जाता है कि जो 120 mmHg था ना, 120/80, उससे कम होता है, काफी कम हो जाता है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी कम होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड लॉस के कारण हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। इससे में क्या होता है, चिड़चिड़ापन, फेंटिंग, कई बार आदमी बेहोश हो जाता है, थक जाता है जल्दी, ये सारी चीजें लो ब्लड प्रेशर में हो सकता है। इसमें आपको फ्लूइड लेना चाहिए, फ्लूइड जो कुछ जूस वगैरह आप ले सकते हो, सॉल्ट का इंटेक बढ़ा सकते हैं, इसमें ओआरएस वगैरह लोग पीते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कई सारे तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद इसमें क्या होता है, एंजियोप्लास्टी करी जाती है। ठीक है, या एक होता है बाईपास सर्जरी, आपने सुना होगा। उसमें क्या हो जाता है कि आपके हाथ पे जो नर्व लगा है, आपको पता है ना, वो भी हार्ट से निकल के आता है।
और हम क्या करते हैं, हाथ पे नर्व देखते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। तो वहां से वो एक पतला सा वायर डाल करके हार्ट तक भेजा जाता है, और जहां पर वो ब्लॉक होता है, जहां पर वो ब्लॉक होता है, जैसे होता क्या है ना, समझना कि ये तुम्हारा मान लो कोई पाइप है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है और हार्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें कई बार क्या होता है, फैट जमा हो जा रहा है, जैसे तुम फैट खा रहे हो, जैसे इसमें फैट जमा हुआ तो मान लो ये दीवार क्या कर दिया, पतला कर दिया, तो पतला हो गया तो क्या इसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, दिक्कतें शुरू हो जाती है तो इसको तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ देंगे तो ये प्रॉपर घूम पाएगा, तो तोड़ने के लिए डायरेक्ट इसमें हाथ तो डाल नहीं सकते, तो एक पतला सा वायर भेजते हैं तुम्हारे हाथ के पास कट लगा के, और यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और एक कैमरा लगा होता है उसमें वो देखते रहते हैं, यहाँ पहुंचता है और उसके बाद इसको तोड़ते हैं, हल्का हल्का तोड़ते हैं, तोड़ देने के बाद से ये चीज ठीक होता है। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, इसमें हार्ट अटैक तुम सबको पता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आज एथेरोस्क्लेरोसिस ये देख लेना एक बार, ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो ऊपर के 2-3 थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट भी होता है, जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, अचानक से पूरा का पूरा हार्ट काम करना ही बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 4 होते हैं। सबसे बड़ा आर्टरी कौन होता है, ओर्टा होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा वेन कौन होता है, वेना कावा होता है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं ना, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, मैंने आपको बता दिया था। मैंने बताया था ना, सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने 27-28 के आसपास में करी थी, ब्लड प्रेशर इतना होता है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है, और लब डब की साउंड से ही वाल्व वाल्व के क्लोजर से लब डब का साउंड आता है, ये भी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन के समय, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थोमा और ह्यूमंस में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक दो बातें और, जैसे लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक तरीके का लिक्विड होता है, एक तरीके का फ्लूइड होता है, वो क्या कर देता है, जब प्लाज्मा से ये कलेक्ट होता है, पहली बात तो प्लाज्मा से ये निकलता है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस फ्लूइड चला गया है ब्लड में या जो बॉडी पार्ट में, ठीक है, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं, जितने वेस्ट हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, जितने हार्मफुल सब्सटेंस है टिश्यू में वो सब इसमें आ जाते हैं, और एक लिक्विड बनाते हैं जिसका नाम है लिम्फ। ये लिम्फ क्या करता है, कैरी कर देता है और लेके जाता है लिम्फ नोड के पास, लिम्फ नोड इसको फिल्टर कर देता है, फिल्टर करके इसको यूज में ले लेता है। इसी लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी होता है, ये कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, स्लाइटली येलोइश भी होता है, पीलापन। सारी बातें मैंने आपको बता दी, मेन काम है इसका प्रोटेक्शन, लिम्फ नोड में फिल्ट्रेशन कराना। स्मॉलेस्ट वेसल, जो सबसे छोटा वेसल है ना, एक सेल का बना हुआ, उसको हम कैपिलरी कह देते हैं, और ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, अब हम आ जाते हैं आखिरी चैप्टर पे, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। आ जाओ, हमने पहले देख लिया डाइजेशन, खाना खा लिया, उससे एनर्जी निकाल ली। रेस्पिरेशन से क्या कर दिया हमने, खाने से ऊर्जा वगैरह निकाल ली, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके और खाने का इस्तेमाल, ग्लूकोज का इस्तेमाल करके ऊर्जा प्राप्त कर लिया। सर्कुलेशन से क्या कर दिया, जो ऊर्जा निकला था उसको हमने पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया। अब सारा होने के बाद बॉडी पार्ट में कुछ कचरा बचेगा, उसको बाहर निकालेंगे, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो शरीर में हमारे कचरा जमा हो रहे हैं, उन सबको निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीटरी वेस्ट कर देते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि होम्योस्टेटिस मेंटेन कर सके। होम्योस्टेटिस का मतलब है तुम्हारे बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, जो सारी चीजें चल रही हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, जो सारी चीजें हैं, वो सबको मेंटेन किया जा सके, उसी को हम होम्योस्टेटिस कर देते हैं, ठीक है। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लाडर है, यूरेथ्रा है, लंग, स्किन, सारी बातें हैं, एक एक करके हम देखते हैं जरा, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप यहाँ पर देख सकते हो, हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का ही हम मेनली देखेंगे। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर किडनी है, किडनी के ऊपर लगा है एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, एक बात याद रखना है आपको, रीनल शब्द का मतलब होता है किडनी, जहां भी रीनल शब्द आपको दिखेगा ना, होता है किडनी। और एडी लगा है ना इसमें, एडी का मतलब होता है क्लोज, क्लोज टू, मतलब एड्रीनल, यानी किडनी के पास में अगर कोई ग्लैंड है उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कह देते हैं। इसी को हम F3 ग्लैंड कह देते हैं, फियर फाइट और फ्लाइट ग्लैंड। आगे हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो। अच्छा, यहीं से देख सकते हो, इसी किडनी से ये बीन शेप दिख रहा है, और ये भी ध्यान रखना किडनी हमेशा आपके पीछे साइड में होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है, ठीक है, पीछे साइड में होता है, आगे के साइड में नहीं होता है। और दो होते हैं बीन शेप में होते हैं, बीन शेप यानी सेम के जैसे आप देख सकते हो, बीज के जैसे दिखते हैं। इनमें से दो पाइप निकल रहे हैं, एक देख रहे हो कि एक से ये कुछ बाहर निकाला और एक इसके पास जा रहा है, ठीक है, ब्लड इसके पास जाता है, तो ये क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है, प्योर नहीं करता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर कौन कर देता है, प्योरिफिकेशन कौन करता है, वो लंग करता है। फिल्टर कौन कर देता है, किडनी करता है, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेगा, मोटा मोटा पार्ट पहले निकाल देगा, ठीक है, मोटा मोटा पार्ट, जैसे पानी है, पानी में क्या है, मान लो कंकड़ वगैरह है, तो कंकड़ निकाला जाएगा, फिर जाकर के उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो मोटा पार्ट निकालने का काम है किसका, किडनी का। तो ये फिल्टर कर देता है, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, वाटर जो भी है उनको बाहर निकाल देता है।
बीन शेप्ड का होता है। देखो मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें दी जाए, तो मैंने एनसीईआरटी को आधार लेते हुए सारी चीजें तैयार करी हैं। यूरेटर की बात करें तो मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये जस्ट आप देख सकते हो किडनी से निकल रहा है एक पाइप, तो जो वेस्ट इसमें बना हुआ है वो कैरी करता है यूरेटर। जैसे क्या वेस्ट बनता है, यूरिन, पेशाब जिसको आप कहते हैं, वो इसी पाइप से निकलता है जिसका नाम है यूरेटर, और जाकर के यहाँ पर एक ब्लाडर है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लाडर, वहां पर जमा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से एक आउटपुट है जिसका नाम है यूरेथ्रा, उसके थ्रू बॉडी पार्ट से बाहर निकल जाता है, जो कि फीमेल में छोटा होता है और मेल्स में थोड़ा साइज में बड़ा होता है। मेन जो होता है आपको बता दूं, लंग्स का भी थोड़ा बहुत रोल है। लंग का काम है CO2 को एक्सक्रीट कर देना और वाटर वेपर को भी बाहर निकाल देना। स्किन से भी कई सारे जानवर से हैं और हमारे में भी एक्सक्रीशन होता है, जैसे सॉल्ट वगैरह, वाटर वगैरह, पसीना आता है ना, उसमें सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट मेन जो है वो किडनी है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो किडनी में मेनली 4-5 पार्ट होते हैं। जैसे सबसे बाहरी वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते थे। क्या करते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, आप देख सकते हो। इस कॉर्टेक्स के पास होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ग्लोरेमुलस, हम अभी आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ये सबसे बाहरी पार्ट होता है कॉर्टेक्स, पहली बात। दूसरा ये है, जस्ट इसके नीचे होता है रीनल कैप्सूल। क्या होता है, रीनल कैप्सूल। इसके नीचे नहीं, इसके जस्ट ऊपर है, जो सबसे बाहरी परत होती है, एक छिलका लगा है, उसका नाम है रीनल कैप्सूल। और उसके बाद जो बाहरी परत है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है, समझ आ गई बात। और उसके बाद अगर हम जाएं तो मिल जाता है आपको क्या, मेड्यूला। मेडुला क्या है, जो आपको दिख रहे होंगे ना पंखुड़ी जैसा पार्ट, पंखुड़ी पंखुड़ी जैसे पार्ट जो दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं मेडुला या मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, ये हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके नीचे वाले पोर्शन में, इसी मेडुला वाले के नीचे वाले पोर्शन में जो आप देख रहे होंगे जिससे ये नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, इसको हम कैलिक्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कह देते हैं, ठीक है। और थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाली जो स्पेस है बीच में, जो हल्का पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है पेल्विस। क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है, जो कि फनल शेप का होता है। कैसा होता है, फनल शेप, जैसे ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ से एक पाइप निकलती है, इस पाइप को ही हम यूरेटर कह देते हैं। देख रहे हो आप, इसी से क्या हो जाता है, यहाँ पर यूरिन निकलता है और इस पाइप में यूरेटर के थ्रू ये बाहर निकल जाता है और यहाँ से चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। समझ आ गई बात। अच्छा, इस किडनी के एक इकाई को, एक सेल को, जिस सेल से ये बना है उसको हम नेफ्रॉन कह देते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कह देते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो किडनी है इसका मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन का है, प्यूरिफिकेशन का नहीं है। और 1 मिनट में 125 ml ये फिल्टर कर सकता है किडनी। 1 मिनट में 125 ml फिल्टर कर सकता है। एक दिन में 180 लीटर फिल्टर करता है। ध्यान रखना कितना लोड है तुम्हारे किडनी पर, सोच लो। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने देख लिया, उसके बाद देख लेते हैं एक नेफ्रॉन को। एक नेफ्रॉन को जब आप देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आपका किडनी है। किडनी से हमने क्या करा, एक सेल को, यहाँ से एक पार्ट को, एक यूनिट को हमने निकाल लिया, तो ऐसा दिखता है जूम करने पर, ठीक है, ऐसा दिखता है। उसी को हमने एक थोड़ा कलरफुल वे में ले लिया ऊपर में। यहाँ देखो, यह है एक नेफ्रॉन। इसमें जो मेन मेन पार्ट है ना, वो है जैसे बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल क्या है, ये आप देख सकते हो, ये कैप्सूल मतलब बाहरी परत, ठीक है। इसके अंदर है ये ग्लोरेमुलस, देख रहे हो आप, ऐसे 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 जाल जैसा बिना हुआ, ये है ग्लोरेमुलस। इसका मेन काम होता है, बाउमेन कैप्सूल के पास होता है ग्लोरेमुलस, इनका मेन का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। जो पहला फिल्ट्रेशन होता है ना इनके पास, इन्हीं में होता है, ठीक है। जो मोटा मोटा पार्ट होता है सबसे पहला यही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो दो पाइप्स दिख रहे होंगे, दो पाइप्स का, एक है एफरेंट और एक है इफरेंट। एफरेंट मतलब ये है जो लिक्विड इसके तरफ आ रहा है, और जो प्यूरिफाई करके, सॉरी, फिल्टर करके ये बाहर भेज रहा है, वो होता है इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। इफरेंट मतलब इससे बाहर भेज रहा है और एफरेंट इसके तरफ आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा होता है पीसीटी। पीसीटी क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ग्लूकोज सॉल्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर और सॉल्ट है, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से आया, यहाँ फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर के जो मोटे मोटे पार्ट थे वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये अंदर को जाता है, अंदर को जो लिक्विड गया, तो इसमें क्या होता है, जो वाटर, सॉल्ट, ये सब जो एरिया है ना, इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहां पर वाटर, सॉल्ट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं पीसीटी या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो बाहर निकलता है, ठीक है, जो बाहर निकल जाता है। और एकदम लास्ट में क्या होता है, जो हल्का फुल्का आ गया ना, उसको भी खा जाते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये होता है कहाँ पर, डीसीटी में। डीसीटी में क्या हो जाता है, निकलता है, जो बचा हुआ है वो निकल जाता है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या हो जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मेनली क्या हो जाता है कि जो ये लिक्विड निकल रहा है वहां से वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, आप गो थ्रू कर लेना। अब देख लो,
जो भी हम वेस्ट निकालते हैं ना, मेनली जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। कैसा होता है, नाइट्रोजन का बना हुआ होता है हमारा वेस्ट, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट कह देते हैं। अब ये 3 तरीके का होता है, एक होता है एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरियोकेटेलिक। एमोनोटेलिक में क्या हो जाता है, अगर हम वेस्ट में, अगर कोई ऐसा जीव जंतु है जो अपना वेस्ट मटेरियल अमोनिया निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, अमोनिया निकाल रहा है, नाम से पता चल रहा है, तो कहलाता है अमोनोटेलिक। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसमें इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये जनरली किसमें होता है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछलियां हो गई, एम्फीबियंस हो गए, हाइड्रा हो गई, सारे के सारे में क्या हो जाता है, ये अमीनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया रिलीज करते हैं। यूरिकोटेलिक कौन होते हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल में, क्या, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है H2CONH2, मैंने बताया था आपको। ये मॉडरेट टॉक्सिक होता है, मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमारे ह्यूमन में हम क्या करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, पूछा जाता है। मैमल्स में सारे में, फ्रॉग में सारा होता है। यूरिकोटेलिक की बात करें, यूरिकोटेलिक, तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड फ्लो का हम एक्सक्रीशन देखते हैं। अच्छा, तुम कहोगे सर हमारे में भी तो यूरिक एसिड होता है, नहीं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, हमारे में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो बीमारी हो जाती है, दिक्कत आने लगता है। हम सिर्फ मेनली यूरिया ही पास आउट करते हैं, ठीक है। बनता तो है, वैसे तो कई सारी चीजें बनती है हमारे अंदर। तो ये क्या हो जाता है, ये मेनली होता है किसमें, जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट है, उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट निकलता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कहा जाता है ब्लड, जो लिक्विड आया वो कहाँ गया, बॉमन कैप्सूल में गया, वहां पर फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद क्या हो जाता है, उसको अंदर की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है। मेनली 3 स्टेप होते हैं पूरे के पूरे, ये याद रखना है, FRS। FRS से फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसमें जो सॉल्ट वगैरह बचे हैं उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको सोख लेता है जो पाइप है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको सिक्रेट कर देता है, बहा देता है। वही बातें यहाँ पर सारी लिखी गई है, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन जो होता है वो कैसे होता है, ध्यान रखना, ये भी आपसे पाथवे पूछा जा सकता है। तो कुब्बू से याद रख सकते हैं, कुब्बू मतलब सबसे पहले किडनी, किडनी से, किडनी में कहा, किडनी से निकलता है तो यूरेटर में, यूरेटर के बाद जाता है उब यानी ब्लाडर में, और उसके बाद जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। तो ये आपसे सीक्वेंस ही पूछा जा सकता है, कुब्बू से याद रख सकते हो। जो यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, मूत्र बनता है, उसमें क्या क्या मिलता है जरा देख लो। वाटर मिलता है 95%, यूरिया मिलता है 2%, क्रिएटिन मिलता है, क्रिएटिनिन 0.1%, और सॉल्ट मिलते हैं 1 to 2%, ठीक है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, जैसे एक होता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे ये निकलता है। इसका मेन काम है, जो आप नली देख रहे हैं तो उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का काम है एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जो एड्रीनल ग्लैंड देखा था ना आपने, ठीक है, उसी में होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, उसका हम पढ़ेंगे जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसी में से निकलता है एल्डोस्टेरोन। वो क्या कर देता है, सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है इसको बढ़ा देता है, और ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब करने लगता है, और सिक्रेशन जो होता है पोटेशियम को बढ़ा देता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है और सोडियम को अंदर लेना शुरू कर देता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एक सिस्टम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अच्छा, कुछ बीमारियां हैं जो कि किडनी वगैरह में देखने को मिलते हैं, जैसे किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में अगर हम बात करें तो कई सारे सॉल्ट क्रिस्टलाइज बन के पत्थर जैसा हो जाता है और किडनी में स्टोन बन जाता है, और उससे वैसे क्या होता है कि यूरेटर जो है जिससे पेशाब निकल करके बाहर आता है वो ब्लॉक हो सकता है, और उसकी वजह से पेन रहता है कई लोगों को। एक यूरेमिया होता है, यूरेमिया में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरिया काफी जमा हो जाए ब्लड में तो यूरेमिया कहलाता है, इसमें किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। नेफ्राइटिस, यहाँ पर भी देख लो टिस लगा है, सूजन याद आ गया, टिस और सिस, सूजन याद आते ही ध्यान रखना ये। तो इन्फेक्शन हो जाता है या ऑटो इम्यून हो जाता है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है खुद ही बीमार कर दे और खुद ही मारना शुरू कर दे, अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी में क्या होता है, कोई भी चीज अगर बाहर से हमला कर रही है, कोई बाहरी पैथोजन आ रहा है, बाहर शरीर में हमला कर रहा है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसको पहचान लेता है, पहचान करके उसको मार देता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे खुद के सेल को ही पहचान नहीं पाता है, ठीक है, नहीं पहचान पाता है तो खुद को ही हमला करना शुरू कर देता है, उसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह देते हैं, ठीक है। सो खैर, अब आप देखो, नेफ्राइटिस हमने देख लिया, और एक केस में होता है जब किडनी फेलियर हो जाता है तो डायलिसिस की जरूरत होती है। अच्छा, एक बार पूछा गया है कि किडनी का जो स्टोर है वो किसका बना होता है, स्टोन किसका बना है, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट का या कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा यूरिया और कई सारी चीजों का भी बना हुआ होता है, लेकिन मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यही तुमसे ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पर भी ये मिलेगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे लंग, स्किन, लिवर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किन के पास तुम्हारे क्या होता है, स्वेट होता है, ठीक है, तो वहां पर भी देखने को मिलता है। लिवर में हीमोग्लोबिन तोड़ता है, याद है आपको, वहीं से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन निकल रहा था और बाइल जूस में जाकर के मिल रहा था,
तो हम ये भी देख चुके हैं कि लिवर में भी एक्सक्रीशन का कुछ हिस्सा होता है। स्किन में ऑयल ग्लैंड लगे हैं जिसको सीबम कह देते हैं, या फिर कौन सा ग्लैंड होता है, दूसरा ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड होता है। अच्छा, यूरिन का जो पीएच होता है तकरीबन 6 होता है, और एवरेज यूरिन पर डे कितना निकलता है, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक आप यूरिन निकालते हो। डायलिसिस की बात करें तो आपने देखा होगा आपके आसपास कई लोग कभी दिक्कत शुरू हुई है, ठीक है, भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, बट आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे ये, ठीक है, कि कई लोगों का जो किडनी है ना वो प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, ठीक है, काम करना बंद कर देता है, और एक्सेस वाटर है ब्लड से जो एक्सक्रीशन निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है या जो वाटर निकल रहा है, उसको निकालने में किडनी फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड मेथड लगाते हैं, ह्यूमन द्वारा विधि लगाते हैं, ठीक है, उस विधि को हम डायलिसिस कह देते हैं, ठीक है, ताकि वेस्ट तो निकालना ही है, कचरा तो निकालना ही है, नहीं निकालेंगे तो बॉडी में फैलेगा, फिर नुकसान करेगा। तो उसके दो तरीके हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या हो जाता है कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है, हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड, तो ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है आर्टिफिशियल किडनी लगा करके, ठीक है, शरीर के बाहर एक किडनी जैसा किडनी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, महंगा पड़ता है ये, ठीक है, उसमें वो क्या कर देता है, वही सेम काम जो किडनी अंदर कर रहा है वो बाहर से कर देता है, और उसके बाद से बॉडी में चलते रहता है, जिसको हम डायलाइजर कह देते हैं, ठीक है। और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये क्या हो जाता है, ये पेरिटोनियम एक आपका जो पेट है ना, एब्डोमिनल है, उसी में एक मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू कर लेते हैं हम ये छानने का काम, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम हम उसके थ्रू कर लेते हैं, तो ये कहलाता है पेरिटोनियल, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो, सबसे पहला डायलिसिस किया था विलियम क्लॉफ ने, कब किया था, 1943 के आसपास। हीमोडायलिसिस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 से 4 टाइम करना होता है एक हफ्ते में, और 4 से 5 घंटा एक बार में समय लगता है। बहुत बहुत हेक्टिक चीज़ है, भगवान ना करे किसी को हो, बहुत दुखद चीज़ होता है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, इसका एडवांटेज ये है कि ये घर पर भी कर सकते हो, और डायलिसिस वगैरह मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में खैर मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि इनका अपना अपना एक्सक्रीशन करने के लिए ऑर्गन होता है, उत्सर्जक अंग होते हैं। जैसे हाइड्रा अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, और ये क्या होते हैं, अमोनिया का वेस्ट निकालते हैं, तो अमोनिया वेस्ट निकालेंगे तो अमोनोटेलिक कहलाएंगे। अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म क्या हो जाता है, एनालिट्स होता है, एनालिट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है, ये क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं, तो यूरोटेलिक कहलाते हैं। इंसेक्ट में मालपीजियन ट्यूब्यूल, स्टार मार्क कर लो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा वाले हैं उन सब में मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है, वो यूरिक एसिड निकालते हैं और यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। फिशेस में किडनी होता है, अमोनिया निकालती है, अमोनोटेलिक कहलाती है, और एम्फीबियंस यानी फ्रॉग वगैरह में किडनी होता है, स्किन होता है, यूरिया या अमोनिया दोनों निकाल लेते हैं, तो यूरियोटेलिक या इम्यूनोटेलिक दोनों में आ जाते हैं। लिजार्ड में क्या होता है, लिजार्ड और बर्ड्स में ये दोनों सिमिलर होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, ये ध्यान रखना, किडनी और क्लोएका। क्लोएका पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, क्लोएका किसमें, रेप्टाइल्स में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। हमारे मैमल्स में क्या होता है, किडनी होती है, हम यूरिया रिलीज करते हैं, यूरोटेलिक कहलाते हैं, और फ्लैटवर्म याद आ रहा है, प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं फ्लैटवर्म्स, और इनके पास होता है फ्लेम सेल्स, याद आ रहा है, और ये क्या होते हैं, अमोनिया निकालते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। एक बार देख लेना, आप गो थ्रू कर लेना, अर्थवर्म को मैंने बता दिया आप, यहाँ पर वही शॉर्टकट में लिखा गया है कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके प्रोटोजोआ में, मतलब वही अमीबा वगैरह में पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया एनालिडा में पाए जाते हैं, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट या फिर आप आर्थ्रोपोडा याद रख सकते हो। किडनी किस में पाया जाता है, हम सब वर्टिब्रेट्स में। क्लोएका किस में पाया जाता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, ठीक है। बस इतनी बातें अगर आपको पता लग गई है, यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो, तो आई होप कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और इसके बाद से कई सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे, पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्त, और मेहनत का जो सक्सेस का जो रिजल्ट है वो हर किसी को मिलना ही मिलना है, जिसने नहीं करा उसी को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रास्ता दूसरा रास्ता नहीं है, पढ़ना ही है। मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, क्वालिटी कंटेंट देते रहूंगा। मैं शॉर्टकट वाले में विधि में विश्वास नहीं रखता, जिनको देखना है शॉर्टकट मैंने वो भी करा रखा है, आप जाकर के वन शॉट देख सकते हैं, वो भी काफी डिटेल में है, जितने अच्छे अच्छे टीचरों ने नहीं करवाया है। आप कमेंट देख सकते हैं वहां पर, ठीक है, बच्चों ने प्रॉपर अपने रिव्यूज लिखे हैं हर वन शॉट के नीचे मेरे वीडियोज में कि क्या लेवल है उसका, ठीक है। तो आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं, बट जो अभी मैं करा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में तुम बैठ जाओगे उस दिन इसकी अहमियत पता चलेगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। तो पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ो। बाकी मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी एफर्ट लगाते रहो, और चीजें पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर तो कर दो। मैं बार बार कहता ही तुम्हें, कर दो, और अपने दोस्तों को बताओ कि भाई कोई बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत तो हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।